कंजंक्शन, जो लोग ना आए हों अभी ध्यान दें। तो इसमें निकाल लिया, देखो जंक्शन। हाँ, टेंस खत्म हो गया था। अरे, दोनों बैचेस को एक साथ पढ़ाया गया था ना। टेंस, टेंस तो दोनों बैचेस एक साथ आए थे। और इसमें मॉर्निंग में आर्टिकल का कंजंक्शन नहीं होता था। अच्छा अच्छा, कंजंक्शन तो इवनिंग में रहा होगा। लास्ट क्लास आप लोगों में क्या हुई थी? प्रोनाउन, मॉर्निंग बैच में आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन। आर्टिकल हो? अच्छा, मॉर्निंग में आर्टिकल नहीं हुआ है। हम्म, प्रोनाउन पढ़ाना है। अच्छा, सो प्रोनाउन स्टार्ट करें। इसमें स्टार्ट भी नहीं हुआ था। चलो ऑलराइट, तो प्रोनाउन देखते हैं। अभी तो बहुत पीछे है, इसका मतलब आप लोगों का कोर्स। नाउन फिर इवनिंग में हुआ होगा इसका मतलब। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन और आर्टिकल, टेंस, इतना कंप्लीट हुआ आप लोगों में। ठीक है, कोई नहीं। चलिए प्रोनाउन की बात करते हैं। यहां से इतना निकल लिया, क्या है नाउन। देखो, प्रो वर्ड, प्रो वर्ड ये डिनोट करता है, ये प्रोसीड से मान लेते हैं लिया गया है। प्रोसीड, प्रोसीड होता है क्या? आगे बढ़ना, से सहमत होकर आगे बढ़ना कहा जाए तो बेटर रहेगा। पहले जैसे आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है, पार्ट 1 कंप्लीट किया, तो ऑप्शन आता है प्रोसीड। अगर पूरा कंप्लीट हो गया तो सबमिट आता है। इट मीन्स हुआ कि प्रोसीड ऑप्शन तभी आता है जब पिछले पार्ट से आप सहमत होकर के आगे बढ़ रहे हैं। राइट, इट मीन्स प्रोसीड होता है से सहमत होकर के, इसका मतलब नाउन से प्रोसीड होकर के उसके बदले जो वर्ड आते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं। तो प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स व्हिच कैन रिप्लेस, जो नाउन को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ये तो डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, जो रिप्लेस करते हैं। इसके अलावा और भी कह सकते हैं, प्रोनाउन वो वर्ड्स हैं जो नाउन को इंडिकेट करते हैं, नाउन को रिलेट करते हैं और नाउन के बारे में क्वेश्चंस करते हैं। इन सभी वर्ड्स को प्रोनाउंस कहते हैं। ओनली ये नहीं कहना है प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स व्हिच कैन यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया। तो दिस इज अ पेन, तो इसमें दिस क्या है? ये भी प्रोनाउन है। तो इस तरह से लिख सकते हो, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब हो गए। दिस, दैट, दीज, दोज। ये दिस का प्लुरल फॉर्म होता है दीज, शायद जानते होंगे। दैट का प्लुरल फॉर्म होता है दूज। पास में कोई एक है तो दिस, दूर कोई एक है तो दैट, पास में बहुत सारे हैं तो दीज, और दूर बहुत सारे हैं तो दोज। ऐसे यूज करते हैं। तो इनको डिमोन्स्ट्रेटिव, ये तो पर्सनल हो जाते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं, इनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये संकेतवाचक सर्वनाम या डिमोन्स्ट्रेटिव कहलाते हैं। ऐसे ईच इज रेडी, ये भी आ जाता है, तो ईच प्रोनाउन हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर या ईदर नीदर भी इसका उच्चारण होता है। एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी। इस तरह के वर्ड्स, यहाँ तक कि वन भी एक प्रोनाउन ही होता है। जैसे कहते हैं वन शुड नॉट स्मोक, किसी को भी स्मोक नहीं करना चाहिए, तो वन यहाँ पर प्रोनाउन हो जाता है। कहा जाता है हु आर यू, तो हु से क्वेश्चन कर लिया गया, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन हमने कहा दिस इज द गर्ल हु वर्क्स हार्ड टू पास द एग्जाम, यही वो गर्ल है जो मेहनत करती है एग्जाम पास करने के लिए। तो जो रिलेट करने के लिए यहाँ पर आ गया, जब किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में रिलेट करके बात करेगा ये, तो इसी को रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। अगर ये क्वेश्चंस कर रहा है, किसी के बारे में क्वेश्चन कर रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। WH वर्ड डाले, हु है, व्हाट है, विच है, दीज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे
और इसमें एक एक को डिफाइन करते चलेंगे। क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं? पहला, पर्सनल प्रोनाउंस। इसके नाम से क्लियर है, पर्सन। जो पर्सन से रिलेटेड यानी सब्जेक्ट के फॉर्म स्थान पर जो आए उनको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। इसको 3 भागों में बांटना पड़ा था दोस्तों। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, मैं या तो हम लोग फर्स्ट पर्सन, बाकी हमेशा दूसरा व्यक्ति होगा सेकंड पर्सन, बाकी जितने बच्चे थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, दे, इतने को कहते हैं थर्ड पर्सन। या किसी का नाम आ जाएगा तो उसके बदले ही, सी आएगा, वो भी थर्ड पर्सन में ही रखा जाएगा। इसको आप पहले पढ़ चुके हो, शायद थोड़ा जानते होंगे, बस एक रिवीजन है, एक नजर है, दौड़ा लो। बाकी जो बेस्ट क्वेश्चन है उसको बता रहा हूँ। एंड स्कोर ज्यादा से ज्यादा करने के लिए रोज एक मॉक टेस्ट लगाते रहो, प्रीवियस पेपर लगाते रहो, तभी बेटर रहेगा। जो नोट्स हमने बताया रिवीजन कर लो, इसमें से निश्चित तौर पर मिलेगा आपको। जो नोट्स लिखवा रहा हूँ निश्चित तौर पर मिलेगा, पूरा ग्रामर यहीं से आएगा, राइट। इसके अलावा डायरेक्ट आप पेपर लगाइए। बिल्कुल, वन आइड यूरोपियन, यूटेंसिल, इन सबको पहले आर्टिकल लगाने के लिए आता है, वर्ब को नाउन बनाने के लिए आता है, बहुत सारी चीजें बिल्कुल उसी पैटर्न पर लेकर के चल रहा हूँ। तो केवल नोट्स पढ़िए आप और डायरेक्ट पेपर लगाइए, हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों में नहीं है, यहाँ तक कि सीडीपी में भी। इतना टाइम नहीं कि आप रिसर्च करो, चैप्टर वाइज कंप्लीट किया जाए हर चीज, ठीक है ना। अब 4 दिन नहीं बचा है जुलाई, मान के चलो। तो अच्छा स्कोर करने के लिए रोज एक मॉक टेस्ट लगाइए, ना हो तो ऑफलाइन ले ले, ऑनलाइन ले ले, बहुत सारे हैं, उनको लगाइए। और अपने टीचर से उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर अगर किसी में डाउट आता है तो डिस्कशन आप करते रहें। डिस्कशन से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्योंकि वो आपका डिस्कशन हो जाएगा ना, आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर है वो क्लियर होती है, ठीक है ना, क्वेश्चंस लगाने में। सो टफ नहीं है। अब बच्चों की तरह पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा, और ग्रामर तो इतना ज्यादा होता है कि पूरी लाइफ पढ़ा जाए तभी नहीं कंप्लीट होगा। नोटेड। एक बार एक घटना घटी पर्सनल प्रोनाउंस के रिगार्डिंग। पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटना पड़ा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्यों बांटना पड़ा? फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आया? आई और वी, या तो मैं या तो हम लोग। सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में बाकी सब ही सीट। तो एक घटना घटी एक बार, ये बताया गया कि कल क्लास में जो सबसे पहले आ जाएगा, 3 लोग थे, आई, यू और ही, 3 लोग थे। तो बताया गया क्लास में जो सबसे पहले आ जाएगा उसको सीधे यूपी टेट का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, क्वालिफाइड का। 150 में से 150 मार्क्स दिया जाएगा, पूरा का पूरा। उसको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। सोचो पहले कौन आएगा क्लास में? सब आ जाएंगे। अब स्टेज पर आ गए सब लोग, जो कहे आ जाओ सबसे पहले कौन आया था। अब बताओ, आई और ही, यू और ही में से कौन स्टेज पर आएगा पहले? तो यू क्या करेगा? यू और ही बैठ के उसको देखेंगे उसको खींच लिए पकड़ के, तू कहाँ जा रहा है, मैं आया था पहले। यू चला तो ही ने खींच लिया। इस तरह से या यू और ही तीनों आपस में लड़ गए, एक दूसरे को फोड़ फाड़ लिए, तीनों वहीं पर बेहोश हो गए, स्टेज तक कोई नहीं आया। अब क्या किया जाए? तो रूल बनाना पड़ा कि भाई देखो, ऐसी मारपीट और लड़ाई दंगे ना हो, झगड़ा ना हो, इसलिए एक रूल बना दो कि जहां पर कुछ नेगेटिविटी सेंटेंस में आएगा, मार काट, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, ऐसी कुछ नेगेटिविटी आ जाएगी, गलती करना, गलती सुधारना, पाप करना, चोरी करना, डकैती करना, ये सब कुछ भी सेंटेंस का पूरा भाव पढ़ोगे। और अगर उसमें कुछ गलत बात हो रही है तो प्रोनाउन को एक सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। पहले लिखना पड़ेगा आई, यू, उसके बाद ही। दूसरे तरीके से समझिए, आप और आपका छोटा भाई या बहन स्कूल जाते हैं, तो जो छोटे वाले होते हैं कुछ ज्यादा फॉन्डल होते हैं, ज्यादा दुलारे होते हैं, क्यों? जो घर में छोटे होते हैं, तो इनको सबसे कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो ये स्कूल जाते हैं, लौटते समय किसी को मार देंगे, पीट देंगे, किसी को गाली दे देंगे, घर पर कंप्लेंट आती है, किसको सुनना पड़ता है? छोटू ने गलती की तो कंप्लेंट किसके पास आएगी? बड़ों के पास आएगी। बड़ा कौन? या तो आई, या तो वी, या तो मैं, या तो हम लोग बड़े, बाकी घर का छोटू छोटा और पड़ोस वाला छोटू और छोटा।
ऐसे मान लो। तो कंप्लेंट बड़े वाले को सुननी पड़ती है। अब मम्मी ने देसी घी के लड्डू बनाए, कहा बेटा तुम भी खा लो, जाओ छोटू को दे दो एक। अब छोटू के पास ये दोनों हाथों से लेके गए, कहे छोटू देखो लड्डू दोनों हाथों से खाए जा रहे हैं। वो लौट गया जमीन में, चिल्लाया मम्मी। अब मम्मी उसकी डंडे लेके आई, कहीं छोटू रो रहा है, अकेले खाए जा रहे हैं, बड़े हो शर्म करो। है नहीं, लड्डू खिलाने की बारी आई तो पहले किसको खिलाना चाहिए? बड़े को छोटे को? और फिर बाद में वही जो घर का गार्जियन होता है वो बाद में खाता है बेचारा, और जो छोटे होते हैं पहले देता है। तो इससे एक रूल बनाया गया कि भाई जब कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, सेंटेंस मार पीट गाली गलौज, कंप्लेंट आ रही, शिकायत आ रही है, तो आई यू एंड ही इस ऑर्डर में लिखा जाएगा प्रोनाउन। 1 2 3 रूल बनेगा, 1 2 3 रूल आगे लिखवाएंगे। ठीक है। और जब लड्डू खाने की बारी, मूवी देखना, घूमना टहलना, मौज मस्ती करना, तो पहले अपना छोटू, पड़ोस वाले को बुला लिया, वो भी आ गया, तो यू ही एंड आई हो जाएगा। तो आई यू एंड ही आर गोइंग टू किल हिम लिखा जाएगा। यू ही एंड आई आर गोइंग टू सी द मैच, सी द मूवी, ऐसा होता है। मतलब सामान्य कामों के लिए 2 3 1 ऑर्डर बनेगा। लड्डू खिलाने पहले छोटू को, कुछ गड़बड़ी हुई है तो आगे को बड़े लाओगे, बड़े वाले को आगे लाओगे। इससे आगे रूल बनेगा 1 2 3 2 3 1 रूल। याद हो जाएगा ना यहीं पर, आगे लिखवा देंगे। तो इसलिए इसको 3 भागों में बांटना पड़ा। 3 भागों में बांटना पड़ा। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है बोलो भाई? आई और वी। सेकंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में? वेरी गुड। तो ये याद रखना है, ऑर्डर, ऑर्डर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हैं, यूपीटेड में आते रहते हैं। ठीक है। तो इसका एक होता है केस, इसका जो प्रोनाउन का मुख्य रूप होता है उसको क्या कहते हैं? जैसे नाउन में आपने पढ़ा था केस में, ऐसे इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस, या इसको सब्जेक्टिव केस। जब सब्जेक्ट के स्थान पर किसी प्रोनाउन को लिखना होगा तब प्रोनाउन का ये रूप आएगा। मुख्य कर्ता की तरह यूज करोगे प्रोनाउन को तो ये वाला रूप लगाओगे। बट अगर ये किसी एडजेक्टिव, जैसे कहते हो लेट अस गो या लेट वी गो, क्या सुने हो? लेट अस गो। तो जब सेंटेंस में कहीं लेट आ जाए या कोई प्रेपोजिशन आ जाए या किसी प्रोनाउन को थर्ड पर्सन के तौर पर, दो के बीच में तीसरे के तौर पर यूज किया जा रहा हो, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई? आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। और वी का अस। सेंटेंस में जो लेट आए या कोई भी प्रेपोजिशन आए तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तीसरा केस कौन सा होता है? तीसरा होता है एक पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस मालूम है? नाम सुना है ना नाउन में? अगर पॉजेसिव पूरा लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, पॉजेसिव मतलब होता है अधिकार बताने वाला केस। पॉजेसिव केस जब प्रोनाउन, जैसे नाउन का अधिकार बताने के लिए नाउन पर अपोस्ट्रोफी लगाई जाती है, यू ऑल नो वेरी वेल। बट प्रोनाउन का अगर अधिकार बताना है तो प्रोनाउन का पॉजेसिव केस यूज किया जाता है। जैसे कह देगा आई का पॉजेसिव केस होता है माइन। जैसे कहते दिस पेन इज माइन, तो माइन के बाद में कोई नाउन नहीं लगेगा, माइन के बाद में वर्ब आ सकता है। वी का होता है पॉजेसिव केस आवर्स। अच्छा, यू का ऑब्जेक्टिव केस ध्यान है, यू ही रह जाता है, बदलता ही नहीं है। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहता है। और यू का पॉजिटिव केस होता है योर्स। ठीक है। ऐसे ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम आएगा। और पॉजिटिव केस होता है इसका पी डॉट सी, मतलब पॉजिटिव केस हिज। समझ आओगे इसको? ऐसे सी का इधर लिख दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस होता है हर और पॉजिटिव केस होता है हर्ष। हर्ष। ऐसे भाई दे का, इट का नहीं होता है पॉजिटिव केस। दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम और पॉजिटिव केस होता है देयर्स। इसको बनाइए, ये छोटा लिख दिया, थोड़ा ना समझ में आए तो पूछेगा, जहां पर जगह कम थी। कीप फास्ट, जल्दी करें जिससे मैक्सिमम कवर कर सकें हम। भी नोट कर लें आपका। खरीदी का क्या हो जाएगा? हिज, हिम ऑब्जेक्टिव केस है, हिज पॉजिटिव केस है, ही है। निकाल। हाँ।
एक ऑब्जेक्टिव केस देम और पॉजिटिव केस देयर्स। हाँ, दे का ओ डॉट सी मतलब ऑब्जेक्टिव केस ये है, प्लस ऑब्जेक्टिव केस एरो लगाया है और आगे लिखा देम, और पी डॉट सी यानी पॉजिटिव केस एरो लगाया है दियर्स। ये पहले आप पढ़ चुके हो। आई का ऑब्जेक्टिव आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, पॉजिटिव केस माइन। हाँ, इट का पॉजिटिव मतलब अधिकार तो होगा नहीं इट का। बताइए, हो गया। इट का नहीं होता है ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस नहीं होता, इट का इट ही रहता है। अब एक आप लोग पढ़े हो, शायद पढ़ाते भी हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे। एक और केस होता है, मतलब इसमें देखो आई के साथ में अपने के लिए बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, माई होता है। माई तो कहीं लिखा ही नहीं, प्रोनाउन इतने ही होते हैं, तो क्या माई प्रोनाउन नहीं होता? क्या माई प्रोनाउन नहीं होता? यस, माई प्रोनाउन होता ही नहीं, उसका नाम लिख दो एडजेक्टिव। क्या होता है एडजेक्टिव? आप कहोगे ये क्या हो रहा है, हम लोग पढ़े क्या थे, हो क्या रहा है? तो उसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। नाउन हो, प्रोनाउन होता ही नहीं है, और यहां से क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में आपकी। इस पर लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेसिव एडजेक्टिव में क्या क्या आता है? हाँ, जैसे कर दिया गया, माय जो होता है पजेसिव एडजेक्टिव होता है। कौन कौन से पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, लेट अस सी। जैसे कहीं पर आ गया माय, हिज, हर, योर, देयर, आवर, इट्स। अब इनको गलती से भी आज के बाद प्रोनाउन आप लोग मत कहिएगा, बोलना लिखना हर जगह इनको गलती से भी क्या नहीं कहना है, प्रोनाउन नहीं कहना है। दीज आर कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव्स। अब भाई अगर एडजेक्टिव है तो इनके बगल वाला वर्ड क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। अगर नाउन नहीं है तो बनाना पड़ेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एडवांस लेवल की बात, वो ये है कि अगर वर्ब आ गया है तो उसका आप सीधे आईएनजी फॉर्म बना दीजिएगा, और ये बन जाएगा जेरंड। या तो नाउन आता है या तो जेरंड आता है। जेरंड भी क्या होता है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म जो नाउन के स्थान पर आ जाए। जैसे स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग वहां पर क्या काम करेगा, जेरंड का काम करेगा, नाउन के स्थान पर आया है ना। डांसिंग इज हर हॉबी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेरंड। और सी इज डांसिंग में इज के बाद में आ रहा है तो वर्ब होगा, ठीक है ना। किसी इजम आर वाजवर की वजह से वर्ब की एनजी फॉर्म लगाया जाता है, वर्ब का एनजी फॉर्म कहा जाता है। लेकिन नाउन के स्थान पर वर्ब की एनजी फॉर्म आ जाए तो उसको जेरंड कहा जाता है। ये ध्यान देना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, बताऊं आपको। एक क्वेश्चन ऐसा होता है, जैसे सॉरी फॉर माई, माई लिखा है माई गोइंग या मी गोइंग या माइन गोइंग। आई गोइंग तो हो ही नहीं सकता। आप इसमें से पूछेंगे कौन सा सही होगा, तो आप जानते हो ना, मी गोइंग करके आएगा तो ये गलत होगा, ये गलत होगा। अब कहीं पर अगर लिखा है माई वेंट लिख देंगे तो गलत होगा, माई गो लिख देंगे तब भी गलत होगा, और माई गोइंग लिख देंगे तो सही हो जाएगा। यहाँ पर माई गोइंग, यहाँ पर हो जाएगा जेरेंट। तो दो, या तो यहाँ चेंज करने के लिए पूछते हैं या तो यहाँ चेंज करने के लिए पूछते हैं। तो माई हिज हर योर देयर वर इट, सबके साथ में ऐसा होगा, सबके बगल में नाउन ही आना चाहिए। अगर नाउन नहीं है तो आपको नाउन बनाना पड़ेगा। वर, हाँ वेंट, तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, और माई होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो इसके बगल वाला वर्ड नाउन होना चाहिए। वेंट का नाउन कैसे बनाओगे, कोई चांस ही नहीं है, फर्स्ट फॉर्म वापस बदलना पड़ेगा। तो वेंट का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, अब गो में लगा दो आईएनजी, गोइंग। आया समझ में। और ये सब बात बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच वाली है, कहीं भी चेक कर सकते हो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बोलने में, लिखने में।
इतनी बात समझ में आई। पर्सनल प्रोनाउन क्या है, 3 भागों में बांटा गया, 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट ऑप्शन में कौन आता है, सेकंड में, थर्ड में। ऑब्जेक्टिव केस सबका जान पाओगे। और पॉजिटिव एडजेक्टिव केस से कभी कभार क्वेश्चन आता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव से ज्यादा आता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव पहचान लोगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बगल में या तो नाउन या तो वर्ब की आंजी फॉर्म आएगी, इतना याद रहेगा। आगे बढ़े, नोटेड। यस। चलो अगले लेते हैं, हम इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कहा his father does not like his come here। ऐसा एक सेंटेंस लिखा है, अब इसमें अंडरलाइन कर दिया जाए या फिर इन द ब्लैंक्स, एरर, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन ग्रामर वही रहता है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग रहता है, बट कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। सो कैन यू चेक आउट कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, कैन यू फाइंड आउट द प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस। सो ऑफ कोर्स यू नो वेरी वेल। उसके फादर डज नॉट लाइक नहीं करते हैं, क्या लाइक नहीं करते हैं, हिज को क्या कहते हैं दोस्तों, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और पॉजेसिव एडजेक्टिव के ठीक बगल वाला वर्ड क्या होना चाहिए, या तो नाउन होना चाहिए तो वर्ब होना चाहिए। अब कम आ रहा है, अब कम का नाउन कैसे बनेगा, सिर्फ आईएनजी लगाओ बन जाएगा। तो कम का इसको बनाना पड़ेगा जेरंड, जी फॉर जेरंड, क्या कर जाएगा, सॉरी फॉर माई कम लेट या कमिंग लेट। उसका जाना अच्छा था, इस बात को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, हिज गो वाज गुड या हिज गोइंग वाज गुड, हिज गोइंग वाज गुड, योर कमिंग इज गुड। बस बड़ा अजीब सा लगेगा कि यार ऐसे सेंटेंस तो हमने ज्यादा लिखे पढ़े बोले नहीं है, बट सही यही है। इंग्लिश पॉसेसिव केस में भी आता है पर्सनल प्रोनाउन का। हाँ, अब पूछेंगे पॉजिटिव केस कौन सा है, तो आई का लिखवा दिया है माइन। आई का पॉजिटिव केस क्या है, माइन। यू का पॉजिटिव केस होता है यूर्स, वी का आवर्स, दे का देयर्स, ये सब पूछते हैं। तो सो तो मैंने लिखवा दिया है ना, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, इसका पॉजिटिव केस क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर सेंटेंस में अंडरलाइन कर देंगे, जैसे हिज को अंडरलाइन में किया, नीचे लिखा पॉजिटिव केस, तो हिज को डार्क कर देंगे, पूछेंगे हिज इसमें क्या काम कर रहा है। आप सोच लो, यही सेंटेंस लिख दिया जाता है, पूछा जाता है हिज क्या काम कर रहा है, तो जो लोग नहीं पढ़े हो तो यही कहते हैं ना प्रोनाउन है। अब आज से आपका हुए पॉजिटिव एडजेक्टिव है, यही डिफरेंस है। नोट कर लिया। आप बताओ, अगर लेट अस लर्न इंग्लिश टुगेदर होता है लेट वी, तो क्या करते हैं, लेट अस लर्न इंग्लिश टुगेदर, इंग्लिश टुगेदर। यहाँ पर अस प्रोनाउन का कौन सा केस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। हमने कहा आई सेड टू यू, आई सेड टू यू दैट, जो भी है, तो होता है आई में कौन सा केस होगा, और यू क्या हो जाएगा, मैंने आपसे कहा यू, या मैंने उससे कहा आई सेड टू हिम, आई सेड टू हर, आई सेड टू देम, तो ये सब क्या हो जाएंगे, अब कॉन्सिडेंटली यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। तो अस यहाँ पर सेट टू आ गया, टू क्या है, प्रीपोजिशन आगे रूल लिखवा देते हैं। प्रीपोजिशन के बाद में जितने भी प्रोनाउन है प्रोनाउंस आएंगे, सबके सब किस में रहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में रहेंगे। चलो आगे तो क्वेश्चन लिखना ही लिखना है। नॉमिनेट, अच्छा एक और लिख देते हैं। जैसे हमने कहा दिस बैग इज हर्स, ये बैग उसका है, तो इसमें हर्स बताओ कौन सा केस है, पॉजिटिव केस, वेरी गुड, ये बैग उसका है। और इसी सेंटेंस को ऐसा भी लिखा जा सकता है, दिस इज हर बैग, तो यहां पर है नाउन भी, और ये हर क्या हो जाएगा, देख के बताओ ऊपर क्या नोट किया है। अब नाउन के पहले ऑब्जेक्टिव केस को ही आएगा, सब्जेक्ट पॉजिटिव
वेरी गुड, इट शुड बी पॉजिटिव एडजेक्टिव हियर, क्योंकि नाउन के पहले जो वर्ड आता है उसकी विशेषता बताते हो तो एडजेक्टिव होता है ना। तो चाहे हर बैग लिखिए और ये इक्वल टू हो जाता है पॉजिटिव केस, ये पॉजिटिव केस के इक्वल हो जाता है। चाहे लिखिए दिस इज हर बैग और चाहे लिखिए दिस बैग इज हर्स, दोनों का लगभग मीनिंग एक जैसा। ये उसका बैग है या बैग उसका, ठीक है। बस पहचानना है, थोड़ा पहचानना सीखना है बस, बहुत ज्यादा नहीं आता है, बट ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं लोग। तो नॉमिनेटिव केस जब मुख्य रूप में आएगा और उसके बगल में वर्ब आ रही हो तब सब्जेक्ट का काम करेगा। ऑब्जेक्टिव केस तीसरे तो पर्सन के तौर पर यूज किया जाए तो ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, है ना। और नाउन के पहले माई हिज हरी और देयर वाले का पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, हर्ष होगा, देयर्स होगा, आवर्स होगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव केस। What name? What कौन सा वर्ड नेम? name? जो हम इसे कहते हैं माय नेम, क्या है नेम? नेम तो नेम ही है, नाउन है, नाउन है लेकिन वर्ब भी है, वर्ब है। हाँ नेम तो वो नेमिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, वो जेरेंड भी हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है नेम। तो नेम नाउन भी है और नेम वर्ब भी है, दोनों की तरह यूज किया जाता है। आप इतना मत पढ़ो, बहुत ज्यादा रिसर्च हो जाएगा, एटिमोलॉजी पढ़वा डालोगे आप। डिक्शनरी है ना आपके पास कोई, कौन सी? ऑक्सफोर्ड मत करो, एक डिक्शनरी होती है वर्ड वेब या मेरियम वेबस्टर। मैं जुगाड़ बता दे रहा हूँ, ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, बता दूंगा एक्स्ट्रा। कोई क्लास में केवल पैटर्न लेके चलूंगा। एक डिक्शनरी होती है वर्ड वेब, ठीक है ना, वर्ड वेब। तो ये डिक्शनरी डाउनलोड करिएगा या मेरियम वेबस्टर, तो इससे पूरा डिटेल में बता देगा। जैसे आपने नेम लिखा तो एक नेम लिखेगा तो ये नाउन की तरह होगा तो क्या मीनिंग देगा, फिर नेम लिखा है वर्ब की तरह यूज होगा तो क्या देगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑनलाइन रेफरेंसेस जितनी डिक्शनरीज हैं सब इससे जुड़ी हुई हैं, ऑफलाइन चलेगी। तो इसके सेटिंग में जाइएगा और इसमें इसका रूट प्रीफिक्स सफिक्स कहाँ से आया है, लैटिन जर्मन सब एक साथ बताएगा। तो हर वर्ड पर आप रिसर्च करते रहिए फ्री में बैठ करके, जब भी फ्री हो। तो जो वर्ड मीनिंग और इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है, जो आप जानते हो उसी की मीनिंग पहले देखो। हम लोग असल में डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग डिक्शनरी में देखते हैं ना। और मैं आज भी जब फ्री बैठता हूँ या ट्रेन में चल रहा हूँ, बस में कहीं जर्नी कर रहा हूँ, तो डिक्शनरी खोला तो उसमें देखूंगा गो मीन्स क्या होता है। कैन यू बिलीव, मैं कौन सी मीनिंग देखूंगा, गो मीन्स क्या होता है। तो गो मीन्स की मीनिंग कई पन्ने में निकल के आती है, गो अबाउट, गो फार, गो इनटू, फ्रेजल वो बहुत ज्यादा बन जाता है छोटे वर्ड से। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बड़े वर्ड बहुत नहीं पूछते हैं। आप ये भी नहीं कह पाओगे टफ आया था पेपर, और सब लोग कर भी नहीं पाएंगे, ऐसे ही बनाते हैं। तो क्वेश्चन सही से बनता है। कम मतलब होता है आना, और कम के बाद में से अक्रॉस लगा दोगे, अचानक से मिल जाना। कम ऑन, कम ऑन जानते हो, कम ऑन स्टूडेंट्स बोलते हैं। अब कम डाउन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, कम इनटू कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा। तो ये सब देखते रहिए, मार्क्स की ओरिजिन। तभी हम पेपर पैटर्न लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। वर्ड्स भी कुछ प्रीफिक्स सफिक्स बताया था, बताएंगे आगे। नोट हो गया। तो पॉजिटिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आपके बनते हैं, लेट अस सी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एक नोट में लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत इट, दिस या दैट से हो रही है, ये अक्सर आया करता है एग्जाम में। इट, दिस, दैट से सेंटेंस की क्या हो रही है, बिगिनिंग हो रही है, शुरुआत हो रही है, और इसके बगल में आ रहा है कोई वर्ब। तो वर्ब के अगर कोई बगल में प्रोनाउन आ रहा है भाई, तो इसका कॉम्प्लीमेंट, पूरक माना जाता है, तो ये हमेशा रहेगा नॉमिनेटिव केस में। किसी किसी बुक में रूल लिखा रहता है और ऐसे लिखा रहता है, व्हेन एनी प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट इट शुड बी इन नॉमिनेटिव केस। मतलब जब किसी प्रोनाउन को सब्जेक्ट के पूरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा नॉमिनेटिव केस में रहेगा। तो हम कोड ही क्यों बना दें, इतना बड़ा बॉल लिखने की क्या जरूरत है, टाइम कहाँ है। तो जब सेंटेंस की शुरुआत इट, दिस, दैट से हो, यहाँ पर वर्ब आ रहा हो, तो अगले अगले प्रोनाउन कौन से केस में होगी, ये रिवीजन करना आसान रहेगा। अब एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। जैसे यही सेम सेंटेंस कई एग्जाम में रिपीट हुआ है, दिस इज हर हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, फॉर द लॉस। दिस इज हर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस।
अब देखो बोलने में तो अच्छा लग रहा है, इट इज मी, दिस इज हर, दिस इज हिम बोलते हैं, सही लगता है, बट इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। व्हाट हैव यू रेड कि इट दिस दैट से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, तो इसके ठीक बगल वाला वर्ब, वर्ब आ गया, ये सब्जेक्ट वर्ब आ गया, तो इधर वाला प्रोनाउन कौन से केस में होना चाहिए? नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। तो इसका हर का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? शी। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स में आते हैं, सेंटेंस में क्या चेंज होगा तो सही होगा, ये आता है। कॉमन स्पॉट द एरर में आता है। अब इट इज मी अक्सर बोलते सुनते, इट इज मी, हु इज देयर, इट इज मी। बोलचाल की भाषा मूवीज में देखते हो तो बोलचाल की भाषा में सही है, लेकिन अगर बताने कौन है वहां पर, ये मैं हूं जो उसकी मदद कर रहा हूं, ऐसा कुछ बोलना है तो मैं हूं उस सब्जेक्ट की तरफ पर ट्रीट किया जाएगा। इट इज मी हु एम हेल्पिंग देम, हु एम हेल्पिंग देम, तो क्या हो जाएगा? इट इज आई। मी के प्लेस पर आई करना पड़ेगा, नॉमिनेटिव केस। क्या इसको कर पाओगे? दैट इज हर, दिस इज हर, ऐसा कोई लिखा हो तो सब कुछ ही कर दोगे, नॉमिनेटिव केस लगा दोगे। इट दैट, इट दिस दैट से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, बगल में वर्ब आ रहा है, तो उसके बगल वाला प्रोनाउन अगर आ रहा है तो कौन से केस में रहेगा? नॉमिनेटिव केस में रहेगा। हो जाएगा ये? चलो आगे बढ़ते हैं। आज से नेक्स्ट नोट, ये भी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कहीं पर सेंटेंस में आ जाए लेट, किसी भी सेंटेंस में लेट या कोई प्रेपोजिशन आ जाए, प्रेपोजिशन मतलब जानते हो, जैसे एट हो गया, विद हो गया, बिटवीन हो गया, अमंग हो गया, ये, तो इसके बाद में जो भी प्रोनाउन या प्रोनाउंस आएगी दोस्तों, जो भी प्रोनाउन या प्रोनाउंस आएगी वो सब के सब रहेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। बस बन गया रूल। रिवीजन करना भी आसान रहेगा और जल्दी कर भी लोगे। लेट या प्रेपोजिशन के बाद में आने वाले जितने भी प्रोनाउन या प्रोनाउंस हैं सबके सब ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा है एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल ordered the peon to let he and she come in। प्रिंसिपल ने पियून को ऑर्डर किया कि ही और शी को अंदर आने दें। क्या ये सेंटेंस करेक्ट होगा या करेक्शन करना चाहिए कुछ? देखो लेट आ गया तो लेट के बाद में इसका ऑब्जेक्टिव केस अब आते हैं, यू होता तो यही रह जाता क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव केस वही होता है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? लेट हिम एंड शी का हर कम इन। लेट दे कम इन लिखा होता तो लेट देम कम इन, लेट वी कम इन तो लेट अस कम इन। ठीक है, समझ पाए? तो किसी भी सेंटेंस में लेट आ जाएगा, उसके बगल जो भी प्रोनाउन या प्रोनाउंस आएंगे सबके सब कौन से केस में? ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेंगे और किसी केस में नहीं हो सकते। हाँ लेट, हाँ लेट या कोई प्रेपोजिशन आ जाए। जैसे और लिखते हैं, द चिल्ड्रन laughed at you and she। The children laughed at you and she। योर्स हो जाएगा। यूज क्यों जाएगा? आर्ट क्या होता है? प्रीपोजिशन होता नहीं होता है। और यू हैव राइट कि जब भी लेट या कोई प्रीपोजिशन आता है
तो उसके बगल जो भी प्रोनाउन आता है कौन से केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इसका मतलब ऐसे ये यू ही होता है, योर तो एडजेक्टिव हो जाता है। एंड के बाद में जितने भी कॉमा एंड से जुड़े हैं, सब ऑब्जेक्टिव केस होंगे। शी का, अब ये सही हुआ, अब ये करेक्ट हुआ। इस तरह से ग्रामर पूरा साइंस होता है, विज्ञान होता है, पढ़ने के बाद में अप्लाई करो तब तो आता है, और लिख के ही छोड़ दिया तभी नहीं कोई फर्क पड़ेगा। ये है ग्रामर, जो कि अपने यहाँ जनरली वैल्यू कम दी जाती है, केवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दी जाती है, बाकी में नहीं। एकेडमी में तो बिल्कुल दी ही नहीं जाती है। एग्जाम नजदीक आया तो बच्चों को लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर हटा के नंबर आ गए बस, फिर चैप्टर की वर्ड मीनिंग पूछो नहीं पता। सीबीएसई बोर्ड से बच्चा पढ़ रहा है, आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है, पर प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है। तो लेकिन लिटरेचर उसमें है क्या, लिटरेचर पढ़ाया कहाँ जाता है। तो वहां पर शो ऑफ जितना होता है ना, ग्लैमरस टीचर होते हैं, जितने प्राइवेट स्कूल हैं, पढ़ाना कम ग्लैमर ज्यादा देखा जाता है। क्यों, उधर से है क्या, फिर वो बोल सकते पीछे से ऑन कर लीजिए। पीछे से ऑन कर ले चाहे तो, फैन ऑन करना है। तो ये सीन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सारी इंग्लिश याद आती है यार, कितना पढ़ा है। कल तो और कल मैं देख रहा था, शायद कुछ लिखा था HERR, हमका ये क्या होता है। कल लिटरेचर में मुझे मिला तो पता लगा कि जर्मन में मिस्टर को हर भी कहा जाता है। अरे तो बहुत चिल्लाना पड़ेगा मुझे, ऐसे ऑन कर, इसको ही बंद कर देते हैं। तो हर को मिस्टर भी कहा जाता है, हमका ये क्या हो रहा है। आज से लिटरेरी टर्म्स अलग होते हैं, उसमें धीरे धीरे सुधार करके जब मॉडर्न इंग्लिश आई तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स को बदला गया है। तो उन पुराने वर्ड्स को आज भी पढ़ना पड़ता है, एंग्लो नॉर्मन और वो जो वहां से लेकर के एंग्लो सैक्सन पूरा पढ़ना पड़ता है, विक्टोरियन और पता नहीं कौन कौन सा पीरियड आता है। तो वर्ल्ड वार के पहले वाली इंग्लिश है और वर्ल्ड वार के बाद वाली इंग्लिश, वो अलग अलग सब चेंजेस भी हैं। तो यह है, नॉमिनेटिव केस कहाँ लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहाँ लगाते हैं, क्लियर हुआ। देखो एसी ऑन कर लो, वहां से हो जाएगी डायरेक्ट, शायद है नहीं है। उसको भी ऑन कर दिया जाए, ठीक चल जाएगा। तो अब अगला देखते हैं, रूल्स फॉर ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस, रूल्स फॉर ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस के ऑर्डर से रिलेटेड रूल्स। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 2 3 रूल, याद है ना क्या बताया था बिगनिंग में भी, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, कब लगाया जाता है इसको, 1 2 2 3 एंड 1 3। यहाँ पे लेते हैं फॉर नेगेटिव सेंस, फॉर नेगेटिव सेंस, ब्रैकेट में लिखते हैं लाइक, कोई गलती करना, मिस्टेक करना, सेंटेंस पूरा पढ़ के देखना पड़ेगा, कोई थेफ्ट करना, रॉब करना, किसी को किल करना, अब्यूज करना, सिन मतलब पाप करना, ये सब वर्ड्स हैं। तो नेगेटिव सेंस में आ जाएंगे तो यहाँ पर प्रोनाउन का ऑर्डर भी आपको चेक करना पड़ता है। 1 2 3 ऑर्डर में कब हो गए, जब नेगेटिव सेंस में जाए। जैसे लिखा यू ही एंड आई, you he and I are going to kill him, if he and I are going to kill him, क्या हो जाएगा। अच्छा, क्या करने जा रहे थे, किल करने जा रहे हैं, तो किसी को मारना अच्छी बात थोड़ी है। तो क्या कर देंगे, प्रोनाउन का ऑर्डर यू कौन से पर्सन का होता है, सेकेंड, ही थर्ड, आई, इसका मतलब 2 3 1 नहीं होगा, क्या होना चाहिए, आई यू एंड ही।
आई रोहित एंड यू लिखा होता तभी आई यू एंड रोहित करना पड़ता। नाम है तो कौन से पर्सन में चला जाएगा? किसी का अगर नाम आ रहा है तो उसको क्या मानेंगे? इक्वल टू थ्री, थर्ड पर्सन। फिर नाम के बदले या तो ही लगाओगे या तो शी लगाओगे तो दे लगाओगे, और ये सब के सब थर्ड पर्सन में होते हैं। वहाँ पे एबी का आगे क्या नाम है? सिन, SIN, सिन, सिन मतलब होता है पाप। दूसरा एग्जांपल ऐसे लिखते हैं, अगर कहीं पर लिखा दे एंड वी हैव कमिटेड ए लॉट ऑफ एरर्स, बहुत सारी त्रुटियां की हैं, तो दे होता है थर्ड पर्सन का और वी होता है फर्स्ट पर्सन का, सो इट शुड बी व्हाट? वे एंड दे, वी एंड दे। तो जब भी नेगेटिविटी सेंटेंस में कोई आ रही होगी, प्रोनाउन का ऑर्डर 1 2 3 रहेगा। कोई डाउट? स्टेट के स्टेट के बाद में क्या लिखना है? लाइक करके डैश किया है, मिस्टेक। और ये थेफ्ट, THEFT, थेफ्ट, थीप जैसे होता है ना चोर, और उसका वर्ब बनाना है तो थेफ्ट, चोरी हो गई वहां पर। थेफ्ट, ये थेफ्ट, थेफ्ट नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। ऐसा रॉब मतलब लूट लेना होता है, रॉबर होकर दोगे लूटने वाला यानी डाकू। नोटेड? 1 2 3 समझ में आ गया? अब यही बन जाएगा 2 3 1 रूल सामान्य कामों के लिए। फटाफट लिख दो, ज्यादा कुछ उसमें समझाना तो है नहीं। अगला कर देते हैं नेक्स्ट नोट में 2 3 1 रूल। 2 3 1 रूल ये आएगा भाई, फॉर जनरल सेंस। फॉर जनरल सेंस, जनरल सेंस क्या होता है? लाइक जैसे कि किसी की हेल्प करना, है ना, स्टडी करना, और सिंगिंग करना, डांसिंग करना, वॉक करना, टॉक करना, ये सब क्या है? सामान्य काम ऐसा कुछ आ जाए तो 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 1, 2 3 1 ऑर्डर बनेगा। 2 है तब भी ऑर्डर चेक किया जाएगा, 2 3 3 1 एंड 2 1। जैसे लिखा आई यू एंड ही आर गोइंग टू सी द मैच, मैच देखने जा रहे हैं गाना, स्टेडियम। हम्म, से वाले में मुझे नहीं समझा, दे और बी दोनों नाम फर्स्ट केस था ना? वी, दे तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है। वी, आई और वी केवल मैं और हम लोग ही फर्स्ट होता है। लिखा है देखो ना, या तो मैं या तो हम लोग फर्स्ट पर्सन का होता है, यू हमेशा सेकंड होता है, बाकी जितने बच्चे सबके सब थर्ड में होते हैं। दूसरा रहता है। तो क्या करने जा रहे हैं हम लोग, कितने लोग? मैच देखने जा रहे हैं। मैच देखने जा रहे हैं तो कौन से मतलब उस आएंगे? आई किस पर्सन का? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो क्या होना चाहिए भाई? यू, ही एंड आई। 3 लोग इसे जुड़े हों तो पहले वाले के पहले कामा लगता है, आखिरी वाले के पहले एंड लगता है। इसे थोड़ा ऑब्जर्व किया करो कि कहीं कहीं कामा पंक्चुएशन से भी क्वेश्चन एक दो पूछ लिए गए हैं। अब लिखा है आई एंड यू मस्ट हेल्प हर। आई एंड यू मस्ट हेल्प हर, किसकी हेल्प की जा रही है? पॉजिटिव सेंस है, ये सब पॉजिटिव सेंस है, तो क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट पर्सन सेकंड 1 2 होगा नहीं। क्या कर दो भाई? यू एंड आई, ये भी होता है।
सब आसान चीजें हैं ना, कोई टफ तो नहीं है इसमें, बस पढ़ना है, एग्जाम में कर देना है। क्वेश्चंस बस चेंज हो जाएंगे, रूल्स बन ही रहेगा। हाँ हाँ, बस ऑर्डर चेंज होता है, ये रूल्स फॉर ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन है ना। तो जब भी कोई नेगेटिविटी आएगी तो 1 2 3 ऑर्डर में रखिए, सामान्य काम हो तो 2 3 1 ऑर्डर में रखिए, बस इतना सा करना है। वर्ब हमेशा प्लुरल रहेगी, यानी कि ही के बगल में आ रहा है, आई के बगल में आ रहा है तो एम लगा दें, एज लगा दें। जैसे वहां पर देखो आई के बगल में आर लगाया गया है, तो वहाँ 3 लोगों के लिए आर लगाया गया। तो 1 2 3 2 3 1 में कोई डाउट तो नहीं, आगे बढ़े। ये पर्सनल प्रोनाउंस रिलेटेड हो गए। अच्छी, पर्सनल प्रोनाउंस का एक केस और होता है, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, और पॉजिटिव केस होगा माइन। एक केस और होता है, इसी से बनता है रिफ्लेक्सिव केस। नाम सुना है, लिखे हो गया नहीं, बैक करें। तो एक तरफ लिखिए नॉमिनेटिव केस। अच्छा, आई के साथ में जो सेल्फ सेल्फ वाले वर्ड आते हैं लिख ही देते हैं। नॉमिनेटिव केस एक होता है, तो इसके बारे में जानते हो आप लोग, और इसी से बनता है एक रिफ्लेक्सिव केस। तो यू नो, नाम सुना होगा, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। रिफ्लेक्सिव केस, जिससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है साइंस में, प्रकाश का परावर्तन। उससे प्रकाश जो है यानी लाइट आती है, टकराती है, और टकरा के 45 डिग्री वापस निकल जाती है। तो जो टकरा के लाइट आती है वापस निकलने की घटना को प्रकाश का परावर्तन हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और उधर से लाइट आ रही थी, टकरा के वापस जा रही थी, तो लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया। अब लाइट के बजाय कोई चीज और आए और टकरा के वापस जाए तो उसका रिफ्लेक्शन होगा नहीं होगा, आपको उसका जाएगा। अब हम करते हैं, किसी प्रोनाउन को उठाते हैं, दीवार पर फेंकते हैं तेजी से, और टकरा के वापस आए। तो आई यू दे ही सीट का अगर रिफ्लेक्शन कराना हो तो आई को फेंका गया, अब आई ने क्या किया, खुद जाके फेंका क्या गया, खुद दौड़ा और तेजी से दीवार पे जाके अपना सिर मार दिया। क्या हुई, चोट पहुंचा ली। और चोट अपने आप को कोई कहे कि अपना सिर फोड़ लो दीवार से मार के, कोई फोड़ेगा? अपना सिर तो नहीं फोड़ेगा, तो कहेगा लो तुम्हारा ही फोड़ दें भाई, अपना नहीं फोड़ेंगे। क्यों? लेकिन वो इतना भोला भाला था, डोसाइल एज अ काऊ बोलते हैं, गाय की तरह सीधा साधा, यानी इनोसेंट को इंग्लिश में। तो इतना भोला वाला था कि आपने कहा दोस्त जाओ, अगर मुझसे दोस्ती करनी है तो अपना सिर दीवार पर मार के फोड़ लो। वो दोस्ती करने के लिए इतना लायक था कि जाके सिर मार दिया दीवार पर। तो आपने सेंटेंस लिखा, सर ही हर्ट, चोट पहुंचा, किसको? खुद को। ही हर्ट हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देमसेल्फ। मतलब ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, क्रियाएं होती हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, हिंदी में सा प्लस कर्म, जानते होंगे। तो ऐसी क्रियाएं जो अपने ऑब्जेक्ट हमेशा साथ में लाती हैं। तो उनके बगल में अगर ऑब्जेक्ट ना हो, तो मारा तो किसको मारा ना पता हो तो उसी को रख दो, ही किल्ड, उसने मारा। अब वर्ब पर क्वेश्चन कर लो, किसको मारा? कोई है ही नहीं, खुद को उसको मरवा दो, ही किल्ड हिमसेल्फ। उसने चोट पहुंचाई, किसको? कोई नहीं है, हिमसेल्फ। उसने परिचय दिया, ही इंट्रोड्यूस्ड, किसका? खुद का, हिमसेल्फ। तो यहाँ पर यह हमेशा किसी क्रिया का, व्यक्ति द्वारा किए गए काम का प्रभाव जो है वो वापस उसी सब्जेक्ट के ऊपर पड़े तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन, वहां पर वर्ब के बगल में लगाना पड़ता है। और कभी कभार सब्जेक्ट के तुरंत बगल में आ जाएगा तो उसको इम्फेटिक प्रोनाउन कह देंगे, दबाव डाल के कहना। तो इसको जब बताना होता है आपको अपने आप से, अपने आप से या खुद से ये काम किया है हमने। एक देसी जुगाड़ और है, आप खुद आ जाके ऑब्जर्व करना कौन कौन अपने आप से हमेशा, कुछ ऐसे काम होते हैं जो केवल हम अपने आप से खुद से स्वयं कर सकते हैं, वो काम हमारा और कोई नहीं कर सकता है। जैसे इन्होंने कहा कि सर मैं कई दिन से सो रहा हूँ, सॉरी सो नहीं पा रहा हूँ, आजकल लगन बहुत ज्यादा चल रही है, लगन नहीं चल रही, लगन चल रही है। क्यों? लगन ही कहा जाता है अवधि में, लगन कहोगे तो कहेंगे ये देखो ये क्या बोल रहे हैं, लगन चल रही है। मतलब 100 में इधर यूपी में देखा जाए तो 99% लोग लगन ही कहते हैं, लग्न कोई नहीं कहता है, इसलिए मैं भी लगन ही कहूंगा, बात सही सिखाती है। तो इस समय लगन इतना तगड़ी चल रही है कि क्या बताएं। तो कह दो वही, रात भर में जगा और सो गया मैं भी, तो सोचा एक बारात अटेंड कर लें। रात में परसों गया और मैं कहा मैं बारात नहीं जाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, उन्होंने गाड़ी भेज दिया रात में ही। तो उनका जाके कमता महिंद्रा के हेड ऑफिस है, वहां पर बाइक लगाया और वहां से कार आ गई, चला गया मैं। अब वहां से फिर वापस आया, मॉर्निंग में फिर आना पड़ा, क्लास थी। अब पता का मैं आया और तुरंत सो गया,
फिर जब देखा क्लास के लिए निकला तो बाइक पंक्चर हो गई। तो ये लगन इतनी तगड़ी है, अगर मैं कहता मेरी जगह आज तुम सो जाओ, क्या पॉसिबल है? क्या मैं कह सकता हूँ मैं सोया नहीं तुम सो जाओ? अगर ये अच्छा ये बात, आज मैं अपने आप से सोया, अपने आप से खाया, अपने आप से नहाया, ऐसे बोलोगे तो सामने वाला क्या सोचेगा? ले चलो इसको। तो ऐसे कुछ काम होते हैं जो हम अपने आप ही करते हैं, दूसरे से नहीं करवा सकते। क्यों? लेकिन अगर कहा जाए इंडिया डिफीटेड, इंडिया ने हराया, हैदराबाद डिफीटेड पंजाब, हैदराबाद डिफीटेड, हैदराबाद ने हराया। अब क्वेश्चन को हराया पर किसको? हुज? तो तुरंत डिफीटेड के बगल में लिखना पड़ा पंजाब। तो कुछ ऐसी बब हैं जो अपने अकेले अपना काम नहीं समझा सकती, ठीक है, उनके बगल में नाउन या प्रोनाउन लगाना पड़ा। लेकिन कहा जाए आई स्लेप्ट, मैं सोया, अब इसमें बगल में कोई नाउन लिखने की जरूरत नहीं है। क्या स्लेप्ट द डे, मैं दिन को सुला दिया हो जाएगा, मैं नाम लगा दिया जाएगा। मैं खुद नहीं सोया, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये होता है कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपने साथ में नाउन समझाती हैं, अगर अब जो मौजूद ना हो तो ऐसे सुन लो, जो काम हम अपने आप से हमेशा करते हैं बिना दूसरों की मदद से या खुद के लिए करते हैं, उनके बगल में सेल्फ सेल्फ नहीं आएगा। और जो दूसरों के लिए करते हैं लेकिन अगर कोई मौजूद ना हो तो सेल्फ सेल्फ लगाना पड़ेगा। जैसे आई के साथ में क्या लगाओगे? आइडिया तो होगी आपको। आई के साथ में देखो इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है माई, अपना। आई के साथ में अपने के लिए माई आता है। और जब एक होगा तो लगाना SELF, सेल्फ। और जब प्लुरल हो जाएगा तो SELF, VES, लास्ट में FF ही आता है तो प्लुरल बनाने के लिए VS कर देते हैं। आई हो गया। ही के लिए क्या आता है भाई? हिमसेल्फ या हिज सेल्फ ही कहेंगे, हिमसेल्फ ही लिखो, मॉडर्न में ही चल रहा है। हाँ, हिमसेल्फ ही होता है। लिटरेचर में हिज सेल्फ भी लिखा है लेकिन चलता है हिमसेल्फ ही है। शी के साथ में हरसेल्फ, इट के साथ में इटसेल्फ, वन के साथ में वन सेल्फ, यू के साथ में योर सेल्फ। हाँ, जैसे बच्चों को बोलते हैं बच्चों कल इंग्लिश की नोटबुक लेके आना है आप लोगों को, तो बच्चों बहुत सारे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन यू मस्ट ब्रिंग योर इंग्लिश नोटबुक टुमारो। तो यू के साथ में योर सेल्फ, जहां अगर पब्लिक के लिए बात हो रही है, प्लुरल नाउन के लिए यूज किया गया है, तो योर सेल्फ से भी यूज होता है, गलत नहीं है। यू का रिफ्लेक्सिव केस योर सेल्फ या योर सेल्फ भी होता है। रिफ्लेक्सिव केस भी कई बार पूछा गया, इसका रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा? वन के साथ में वन सेल्फ जानते ही होंगे होता है। वन के साथ में हिमसेल्फ लिखा होगा नहीं, तो वन सेल्फ कर दीजिएगा। अब बचा प्लुरल वाला, तो दे तो हमेशा प्लुरल होता है, जानते हो। दे के प्लुरल फॉर्म क्या होता है? देम होता है। देम और SELVES प्लुरल होगा तो देम सेल्फ हो जाएगा ना। हम्म, अच्छा यू दो बार हो गया क्या? अच्छा दो बार हो गया, तो एक हटा देते हैं, थोड़ी जगह बच जाएगी। देम सेल्फ, ऐसे प्लुरल आ जाए, वी आ जाए, तो वी के साथ में क्या जाता है? वी के साथ में अपने के लिए आवर आता है, तो आवर के बाद में आवर प्लुरल होता है, इसलिए इसमें SELVES लगा देंगे। तो दे और वी वाले में सेल्फ से लगता है, लेकिन यू वाले में भी लगा सकते हो अगर प्लुरल के लिए यूज किया गया है तो। ठीक है, ठीक है, जल्दी नोट करें। आवर सेल्फ, वी के साथ में अपने के लिए आवर आता है ना, और वी बहुत सारे लोगों के लिए आता है, इसलिए SELVES लगेगा, आवर सेल्फ। इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं, सेल्फ या सेल्फ पहचानने में। नाउन, ये तो प्रोनाउन है, नाउन कहाँ हो गया? अरे अच्छा, हाँ, अगर बहुत सारे बच्चों की बात की जाए तो योर सेल्फ कर सकते, जनरली आप योर सेल्फ ही लगाइएगा, समझ गए। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? जैसे अपना परिचय देना है तो मैं कहूँ माई सेल्फ विवेक पांडे, तो ये बिल्कुल गलत होगा, माई सेल्फ कहना गलत होगा। क्या कहना पड़ेगा? माई नेम इज,
आई एम, जब भी आप अपने सीनियर को अपना परिचय दे रहे हो तो माय नेम इज पूरा कहो, आई एम, क्योंकि परिचय देते हैं अपने से सीनियर को, जूनियर को नहीं, है ना। तो एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, तो रिस्पेक्ट होने के लिए माय नेम इज सर, माय नेम इज, और अपना जब नाम बोलते हो बहुत आराम से, बहुत प्यार से बताते हैं अपना नाम, ऐसा लगे कि हमारा ही नाम सबसे प्यारा है। भाई पेरेंट्स ने दिया है तो उसको इज्जत के साथ में अपना नाम लो, जब खुद अपना नाम इज्जत से नहीं लेंगे दूसरा कौन लेगा, ठीक है ना। तो कुल माय नेम इज दिस, ऐसे रट के बता, ऐसे बोलते हैं जैसे रटे हो, याद किए हो, अपना परिचय खुद याद करना पड़ा है। अच्छा, जो अपना परिचय याद करना पड़े तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे बताओ माय नेम इज सर, माय नेम, सर के बाद में कॉमा लगाते हैं ना, तो कॉमा का मतलब थोड़ा रुका जाता है, सर माय नेम इज, अब बताओ, तो एक अलग इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले पर, ठीक है। या आई एम बताओ, स्टेज पर खड़े हो, दिस इज बताओ, इट इज बताओ, देन कभी ये मत बताओ माई सेल्फ, अपना नाम, ठीक है। ये एक इनफॉर्मल वे है कहने का, इनफॉर्मल मतलब कहते हैं औपचारिक, अनौपचारिक वे है जो कहते हैं, दोस्तों में यारों में बैठे हो ये बोल देते हैं, लेकिन परिचय हमेशा माई हिम से देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इसको कभी भी नाउन या प्रोनाउन के स्थान पर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे लिख देते हैं, नोट पूरा लिखोगे कि शॉर्ट में लिखोगे, बोलिए। तो ऐसे लिख दो नोट में, रिफ्लेक्सिव केस, नेवर यूज एज ए सब्जेक्ट, नेवर यूज एज अ सब्जेक्ट, बस इतना तो याद कर लोगे। रिफ्लेक्सिव केस को कभी भी सब्जेक्ट के स्थान पर या सब्जेक्ट की तरह यूज ना यूज करो, ये तो याद हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव केस, या तो लिखो कांट बी यूज्ड एज इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, या ऐसे लिखो नेवर यूज एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह मत यूज कीजिए, सब्जेक्ट के स्थान पर ना यूज करिए। जैसे हमने लिख दिया हर सेल्फ इज एन एमिनेंट, ये भी एग्जाम में आया है, एमिनेंट टीचर, एमिनेंट का सिनोनिम पूछा गया है, विख्यात या प्रख्यात होता है, लिख दो। एमिनेंट मतलब विख्यात प्रख्यात है, फेमस लिख दो। herself is an eminent teacher। तो वही इज के पहले आ रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के स्थान पर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, हर सेल्फ लिख सकते हैं, हर के ये आता है, शी इज अ टीचर, बताइए। फिर लिखा हमने मोहन एंड माई सेल्फ, मोहन एंड माई सेल्फ डिसाइडेड टू ज्वाइन पॉलिटिक्स, ज्वाइन पॉलिटिक्स। बंगाल में भी इलेक्शन हो गया, वहां का देखने के बाद तो यही लग रहा है इससे अच्छा पॉलिटिक्स में चले जाए हम टीचर्स। टीचर मतलब नेता ही तो होता है, अपने यहाँ जितने प्राइमरी के टीचर रहे हैं सब यूपी के चीफ मिनिस्टर बने हैं, जितने चीफ मिनिस्टर हुए हैं पहले मैक्सिमम यूपी प्राइमरी के टीचर ही होते थे। डाउनलोड नहीं किया, लेकिन एक किसी ने डाला था इमेज कि जो बंगाल में इलेक्शन हुए वो एक मतलब टीचर, तो टीचिंग का ये ना उसी के अकॉर्डिंग ही हुआ है। बच्चों को पहले आउट कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, जो कभी कभी दिखते थे, फोकस ही नहीं किया गया। अच्छा, अरे नहीं तो दिमाग तो बहुत बड़ा लगा है, तभी ये इतनी बड़ी बात हुई है। बट जहां जहां से ज्यादा वोटर्स हटाए गए हैं वहां वहां पर तो टीएमसी जीती है, ये भी कल न्यूज में दिखा रहा था ऐसा कुछ, न्यूज़ में। अगर वो विरोध करें तो फिर किस बात का विरोध करें, अगर वो कहें कि सर लगने से, एसआईआर लगने से अगर हमें नुकसान हुआ, पार्टी को नुकसान हुआ, तो ये लोग ये भी दिखा दिए कि जहां जहां से ज्यादा वोट कटे थे वहां टीएमसी जीती हुई है, करीब 1 सीट पे बीजेपी जीती है, 8 सीट पे करीब जीती है टीएमसी। मतलब पहले से पूरा, अब इनका काम कौन करता, नेता लोग पढ़े लिखे थोड़ी होते हैं, इनको मालूम होता है कैसे क्या करना चाहिए। मैं इनको मारना गिराना ये सारी चीजें बैठे बैठे
मैं अभी बारात में गया था, एक बच्चा जिसका बता रहा था, जिसकी कंपनी यहाँ पर, रात में 2 बजे पुलिया बैठा हुआ है, बात कर रहा है अपने दोस्त से, तो कह रहा है मुझे पिस्टल चाहिए। तो कहा कौन सा है तुम्हारे पास? कहा 8 वोल्ट का है मेरे पास। कहा कितना? कहा 1 लाख। कहा कुछ कम नहीं करोगे यार दोस्त हो? कहा अरे तुम 5,000 कम देना, 95। कहा नहीं नहीं, बस बात करते करते 75,000, 75,000 पे डन हो गई बात, तुरंत यूपीआई हो गया, तुरंत उनके पास पहुंच गया रात में 2 बजे। बच्चे लिए पिस्टल घूम रहे हैं। कानून व्यवस्था इतनी तगड़ी है ना यूपी में। हाँ, बारात में उड़ा रहे थे सब अपना खिलौना समझ करके, कोई पूछने वाला नहीं है, पूछेगा उसके पहले रोक लिया जाएगा, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मतलब अब भी ये सीन है, किसी को उठवा लेते हैं। ये सीन है, सब व्यवस्था तगड़ी है। हाँ, अब वो तो जितने भी एडवाइजर है भाई, ये गवर्नमेंट इतनी आगे क्यों गई? उसके पीछे का पता कीजिए। जो सबसे पहले उन्हें विदेश मंत्री अपने बदले, कितने पढ़े लिखे कौन रहे हैं? जितने एडवाइजर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करने वाले बंदे, प्री मेंस क्या क्या दे के जाते हैं। और जो टॉप क्लास के आईएएस आईएफएस थे, आईएएस आईपीएस थे, सबको एडवाइजर में रख लिया। तो सब पढ़े लिखे एडवाइजर हैं, सब मालूम है कि आगे क्या क्या होगा। एडवाइस वो लोग करते हैं, भाषण वो लोग लिखते हैं, बताते वो लोग हैं, करते ये हैं, और हवा ये लोग फैलाते हैं। क्योंकि जो नेता होता है ना, पब्लिक में माहौल बनाता है, वो एक ईमानदार या ज्यादा पढ़ा लिखा ऐसा बोल ही नहीं पाएगा। वो तैयार करेंगे। हाँ। एक सूरज तिवारी जी है, राम मंदिर में पुजारी, यहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर में, बिल्कुल बहुत स्मार्ट से हैं, यू कांट बिलीव। वो बंदा कभी इंग्लिश नहीं पढ़ा है, और ये सारी चीजें कभी नेतागिरी ये सब नहीं किया। बट जहाँ भाषण देना होता है नेता लोगों को, महंत लोग होते हैं, उसको ले जाते हैं, उसका पहना देंगे, माला पहना देंगे। अब महंत लोग जानते हो हमेशा घी और ये सब खाते हैं, फल दिन भर फूले रहते हैं, मतलब उससे छोटे ही हैं। अभी मैं गया था, हम कहा भाई आप लोग हो, हम भी प्रणाम कर लेते हैं, तो फिर वो खुद ही करने लगे, अरे नहीं भैया रहने दो। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब वो लोग वहां पर बैठते हैं तो वो सम्मान बना रहता है, उन लोग को वही आदत होती है। अब वो बंदा जो स्पीच देने लगा, तो कह रहा गुरुजी ठीक है, मुझसे, मुझे भी गुरुजी कहते थे आश्रम के बच्चे, जानते थे मैं भी पढ़ाता रहता हूँ। और थोड़ा सा है, हमारा भी एक है रिलेटिव आरएसएस के, जो साधु महात्मा उनके अध्यक्ष भी हैं, वो नेतागिरी, वो भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा पढ़े नहीं है, बट भाषण देंगे तो सारे विधायक लोग बैठ जाते हैं चुपचाप, ऐसा माहौल है। तो नेता होना एक अलग बात है, एडवाइजर होना एक अलग बात है। नेताओं से ज्यादा एडवाइजर को खुश रखना जरूरी है। अगर एक खुश नहीं रखे नेता लोग, तो वही 3 इडियट्स वाला होगा, कल शब्द बदले जाएंगे। और आप पिटेंगे नेताजी। ठीक है। तो ये सीन है कि एडवाइजर की पहले वैल्यू थी। अगर आपको लगता है कि पढ़ने में मन लग रहा है, हम पढ़ के ऐसा कर सकते हैं, तो बच्चों को अच्छे अधिकारी बनाइए, टैलेंटेड बनाइए, कि आपके टैलेंट से लोग डरें। नेता लोग भी आपका सम्मान करेंगे और सबके सब सम्मान करेंगे। ज्ञान का पहले भी सम्मान था, आज भी है। और देश में जो बीजेपी इतना छाई हुई है, सब एडवाइजर की दम पे अच्छे लोगों को चुना है तब। अब ये अच्छे लोगों को बाहर कर दें, देखो ये लोग बोल नहीं पाएंगे, इनके भाषण फिर वही चतुर सिंह की तरह हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? तो वही बात है, ये लोग पहले से, लास्ट वाले इलेक्शन से जो हुआ था, तभी से प्लानिंग शुरू हो गई थी। वहां पर कई एजेंट को लगा दिया था, लोगों को लगा दिया था। और जब अमित शाह की सोशल मीडिया पे आ जाए, पब्लिक वो उनका टकला दिखाई पड़े, स्कूटर लेके चल दें, समझ आओ वहां टीम जीत जाएगी। ऐसा कुछ होता है, सब लोग घबरा जाते हैं, कुछ नहीं कर सकता इसमें कोई। तो एक सीन है, खैर काम भी ये लोग करेंगे, और पूरा वर्ल्ड कह रहा था वहां पर इंडिया को, मतलब बीजेपी को पहुंचना बहुत जरूरी है। ऐसा सीन है, इंडिया की तो बात छोड़ो, सीन ऐसा कुछ हो गया था। खैर इन सब पर भी पढ़ते रहिए। नेक्स्ट मंथ में अब वो पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर आ रहा है, पढ़ते रहिए, इस सब पर निबंध आ सकता है लिखने के लिए। 2000 शब्दों में। क्या किया जाए? तो इसमें क्या करेक्शन किया जाए बताइए फिर। हाँ, क्योंकि ज्यादा लगातार लिखना भी ठीक नहीं है, उनका थोड़ा बात हो जाए। देखो कैसे डिसाइड करोगे आप लोग। एंड होता है कंजंक्शन, जानते हो ना, एंड है, कामा है, इनसे कई नाउन है, प्रोनाउन को जोड़ा जाएगा भाई, तो ये भी तो सब सब्जेक्ट ही तो होंगे। वर्ब तो ये है। तो एंड के पहले अगर एक सब्जेक्ट आ रहा है, तो एंड के बाद वाला भी क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये मुख्य सब्जेक्ट है, तो ये भी मुख्य सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी मेन सब्जेक्ट है। नॉमिनेटिव केस, मोहन नॉमिनेटिव केस में लिखा है, तो इसको भी नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। और माई सेल्फ का नॉमिनेटिव केस क्या होगा? आगे वाला देख लो किसके साथ में माई आता है। बस यही करने के लिए एग्जाम में आता है। कभी कभार रिफ्लेक्शन कराने के लिए आता है, बट इतना टफ नहीं आता है यूपी टेट वगैरह में।
ठीक है, चीज आई समझ में? रिएक्शन के दोनों साइड से ही होना। हाँ, कंजंक्शन बताते समय कंजंक्शन इवनिंग होता है। अच्छा, इसके बाद कंजंक्शन बता देंगे आपको। कंजंक्शन में बताएंगे कि एंड से अगर या किसी भी कंजंक्शन से दो बातें जोड़ो तो जैसे पहली वाली बात है से बाद में ऑल कमिंग एंड गो नहीं हो सकता, ऑल कमिंग एंड गोइंग। एंड के पहले वाला एडजेक्टिव है तो बाद वाला भी एडजेक्टिव, एंड के पहले वाला नाउन है तो बाद वाला भी नाउन, पहले वाला वर्ब है तो बाद वाला भी वर्ब। क्लियर? आई बात समझ में? अब लिखिए, आज से लिखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि हो गया ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। यही चार मुख्य रूप से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहे जाते हैं। अगर ये वर्ब के पहले आ जाएं तो प्रोनाउन कहलाएंगे। नाउन के पहले आएंगे, जैसे ईच स्टूडेंट इज रेडी, तो यहाँ पर ईच एडजेक्टिव है, ईच इज रेडी तो प्रोनाउन है। तो इनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। एंड इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चित प्रोनाउन, जैसे समवन, समबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, नन वन, इस तरह क्या आ जाता है, इनको कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस। ना फर्स्ट टॉपिक में बताया था कि जब भी सेंटेंस में ईच, एवरी, अदर, नादर आ जाए तो हमेशा इसको मानते हैं मेल। मतलब सॉरी, बताया था वर्ब सिंगुलर आता है वहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, लेकिन अब पढ़ेंगे इनको हमेशा मेल मानते हैं। ईच इज रेडी कहने का मतलब उसमें प्रत्येक लोग रेडी हैं, तो प्रत्येक लोग में प्रत्येक मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। यानी ईच के लिए ही भी लगा सकते हो, ईच अगर सिंगुलर होता है, और शी भी लगा सकते हो। बट आप ही लगाओगे जब तक शी ना दिया हो, किसी गर्ल का नाम, किसी फीमेल का नाम ना दिया हो तो आप ही मानोगे, ये ध्यान रखना है। जैसे हमने लिख दिया एवरी मस्ट लव देयर ओन कंट्री, देयर ओन कंट्री। एवरी मस्ट लव देयर ओन कंट्री। तो एवरी यानी प्रत्येक को अपनी कंट्री से लव करना चाहिए। तो एवरी मस्ट लव देयर कहाँ जाएगा? एवरी तो हर एक को बताता है, हर एक को एक एक को बताएगा, तो एक के लिए प्रोनाउन या तो ही आएगा तो शी आएगा, इट भी नहीं लगा सकते हो। अब यहाँ पर ही लगाएं शी लगाएं डाउट होता है, नाउन के पहले है तो यहाँ पर लगा दोगे हिज, हर नहीं लगाओगे। ईच एवरी को जनरली आप मेल मानोगे, ये रूल लिखा है हम लोगों ने। अच्छा, आगे तो लिखा ही नहीं था इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डिफरेंट प्रोनाउंस एक्सेट्रा, इतना ही लिख दें। इनको माना जाता है मैस्कुलिन जेंडर में, मैस्कुलिन जेंडर यानी कि मेल। सामान्य तौर पर इनको मेल माना जाता है जब तक फीमेल का नाम न दिया हो। जैसे लिखा हमने एवरी वन ऑफ देम थिंक्स दैट दे आर राइट। उनमें से प्रत्येक लोग सोचते हैं कि वो सही हैं। कैन यू करेक्ट इट? हाँ, क्या किया जैसे बताओ। हाँ, एवरीबडी वो तो एक ही होगा, चाहे ईच कहो चाहे एवरी कहो, एवरीवन मतलब प्रत्येक, एवरीबडी मतलब भी प्रत्येक होता है। लिखा है देखो क्या लिखा था, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव और इंडिफरेंट प्रोनाउन जहां भी आ जाएंगे उनको मेल मानोगे, और ये हमेशा सिंगुलर होता है। सिंगुलर मेल भी होते हैं और सिंगुलर भी होता है, ये पहले पढ़ा चुका हूं। मेल भी होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं, हमेशा एक वचन होते हैं ना।
ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बता चुका हूँ, तो इसलिए यहाँ नहीं लिखा। तो एवरी मस्ट लव, तो एक एक की बात रही तो हिज ओन कंट्री हो जाएगा। ऐसे एवरी वन ऑफ देम कहने का मतलब उनमें से प्रत्येक, तो उनमें से प्रत्येक कहे हो तभी तो वर्ब सिंगुलर आएगा। थिंक का थिंक्स, जैसे ही थिंक्स दैट, ऐसे वर्ब सिंगुलर आ गया। तो प्रोनाउन भी तो सिंगुलर आनी चाहिए, दे नहीं होगा, क्या होगा, क्या करते हैं बताओ, दे के प्लेस पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, और ही के बजाय क्या हो जाएगा, अभी आ गया तो आर का इज करना पड़ेगा। आई बात समझ में, बोलिए। सब क्वेश्चंस आते हैं। That equivalent pronouns or equivalent pronoun. वर्ब में से करनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हो, जैसे ईच एवरी आदर नदर, 4 वर्ड होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ही या हिज लगाओगे सेंटेंस में, हाँ। ही या हिज लगाओगे डिस्ट्रीब्यूटिव इंडिफरेंट दोनों के साथ में, ठीक है। बताइए, डिस्ट्रीब्यूटिव इंडिफरेंट प्रोनाउन जहां भी आ जाएगा उसके साथ में उसको मैस्कुलिन जेंडर मानोगे, ही या हिज लगेगा उसके साथ में, याद रहेगा, इतना था इसमें। अब इसमें से दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट बनता है और वो ये है बहुत बेहतरीन, कि इसमें से ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आपके आया है, ERTHR आइदर आता है दो के लिए, लेकिन आइदर के अगर दो से ज्यादा के लिए कर दिया गया हो सेंटेंस में तो आइदर के बदले आपको लगाना पड़ता है एनीमन या फिर एनी, और नादर के बदले आपको करना पड़ेगा नन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आइदर नाइदर आता है हमेशा दो के लिए, इसमें लिख दो यूज्ड फॉर टू, यूज्ड फॉर टू। दो अगर सेंटेंस में जिसकी बात हो रही है उस संख्या में दो ही लोग हैं तो या तो आइदर या तो नाइदर लगेगा, और अगर दो से ज्यादा लोग हैं तो आइदर के स्थान पर करना पड़ेगा एनी या एनीवन। यूज्ड फॉर मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए ये आ जाएगा, दो के लिए आइदर है नाइदर, और दो से ज्यादा के लिए बदल देना, नाइदर को नन में, आइदर के स्थान पर एनी एनीवन। केवल नोट्स पढ़ना, यही बात बुक से पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, नोट से पढ़िए और क्वेश्चन लगाइए डायरेक्ट। यूज्ड फॉर मोर देन टू, यूज फॉर या यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है, ये लिखा है हमने। सर जब भी क्लास लगाइए तो भाई मैं नहीं लगाता हूँ, मैं केवल पढ़ाने चलाता हूँ, ऐसे हर जगह होता है। क्लास जब मेरी होती है किसी ब्रांच में, आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है 10 बजे क्लास होगी तो 10:05 पे मैं शायद पहुंचूंगा, और जैसे क्लास छूटेगी मैं चला जाऊंगा, मैं बाकी चीजों से मतलब नहीं रखता हूँ, या तो पढ़ना है तो पढ़ाना, दो ही चीज हमारा काम है। डिस्कस कर सकते हो, लेकिन कभी कोर्स ज्यादा, हिंदी शायद लगभग, हिंदी शायद कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों का लगभग लगभग, हाँ हिंदी कंप्लीट हो गया होगा, तो हिंदी के बदले अब इंग्लिश लगना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब जो बाकी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया उसके स्थान पे इंग्लिश लगवा लीजिए आप लोग, नोट कर लिया। अब लिखिए एक एग्जांपल, लिखिए मैं बोल रहा हूँ, आइदर ऑफ द, लिखिए एक सेंटेंस लिखिए, मैं बोलता हूँ, बोलता हूँ आप लोग लिखिए, आइदर ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, लिखने में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए है, आइदर ऑफ द 5 स्टूडेंट्स विल बी अवार्डेड, विल बी अवार्डेड, will be awarded by the president,
बाय द प्रेसिडेंट, will be awarded by the president। तो कितने स्टूडेंट्स भाई? 5 हैं, इधर ऑफ 5 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हो जाएगा आदर को काट दीजिए, उसके स्थान पर लिखिए एनी या एनी वन हो जाएगा, एनी या एनी वन हो जाएगा, क्योंकि 2 से ज्यादा लोग हैं। राइट, अनदर वन, none of these two friends, none of these two friends, none of these two friends, none of these two friends has done this, has done this। तो क्या हो जाएगा? हाँ, देखो आसानी से कर रहे हो। एंड वन मोर, ऐसे एक और है, ये दोनों जो ऊपर के हैं इनमें से मिल सकता है एग्जाम में आपके, ये इन दोनों में से कोई ना कोई एक मिल सकता है एग्जाम में, आता रहता है। ऐसे एक होता है भाई each other, और एक होता है वन अनदर। ईच अदर आता है 2 के लिए, यूज फॉर 2, और इसको कहते हैं यूज फॉर मोर देन 2। ईच अदर एंड वन अनदर। बहुत ज्यादा थक तो नहीं है? लगातार खींचा तो नहीं हूं मैं? ठंड लग रही है? स्विंग हो जाता तो शायद। आजकल तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कब गर्मी होगी कब ठंडी होगी। रात में पसीने हो रहे थे और सुबह ब्लैंकेट दो। खिड़कियां दरवाजे से मिलने लगते हैं, तूफान आता है तो। इवनिंग टाइम में पसीने पसीने और मॉर्निंग टाइम में ब्लैंकेट ओढ़ के जा रहे हैं। हाँ, स्कूल नहीं जा पाएगा। घर में बॉल, बच्चे स्कूल जा रहे हो, खुद पड़े सो रहे हो। वही हाल हो जाता है। रात में कोई जगह है 3-4 बजे तक तो क्या करेगा? और 6 बजे बच्चों का, एक तो सुबह 7 ही 7:30 बजे बच्चों को और जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं वो क्या किए जाते हैं, बेचारे से उठा लिए जाते हैं, चल 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 जल्दी चल जल्दी चल, और जाके टब में उनको डाल दिया जाता है, हाँ जल्दी। फिर उसके मुंह में ठूस, ये लो ब्रेकफास्ट लो, जल्दी भागो। मतलब हाफ एन आवर में बच्चे सब फ्रेश होकर के नहा वहा के बिल्कुल टिप टाप होकर के टाई बांध के अपना पहुंच भी जाते हैं, स्कूल भी पहुंच जाते हैं वो। तो सोचो बच्चे भी इतनी मेहनत करते हैं, बड़ों को कितना करना चाहिए। हम्म, एग्जैक्टली exactly। और खेलने का ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे पहले हम लोग के जमाने में बच्चे हुआ करते थे, स्कूल से आई बस क्या पूछना है, बैग कहीं और फेंके, अंकल के इंटर कॉलेज हमारे 6वीं क्लास में गया, अंकल से होकर लड़ाई, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। वो बताए ब्लैक रेड पेन लगा दूंगा, कहीं नाम नहीं लिख जाएगा हमका, कहीं कुछ नहीं कर पाओगे, जहां आप कहो वहां वो लोग बुला के मुझे एडमिशन देंगे, अब मैं पढ़ूंगा मैं भी अंदाज में। अब बैग ऐसे फेंको, दूसरे स्कूल में पहुंचा, इवनिंग टाइम में प्रिंसिपल सर जो वहाँ के प्रिंसिपल थे वो खुद ही इंग्लिश पढ़ाते थे। अब मॉर्निंग में तो वो सुने, और इंग्लिश में जो इवनिंग में है पढ़ाते थे और उसको समझाते थे, लिखवाते थे उसके क्वेश्चन आंसर। तो मैं फर्स्ट डे गया, बिल्कुल टेंशन में, नेक्स्ट डे जब पहुंचा तो एक तो लेट, ऊपर से डंडे ही प्यून इतने बड़े बड़े तोड़ तोड़ के ला रहा है, और सबको नंबर जो नहीं सुना पा रहे 10-10 डंडे मार रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के एक बच्चे को मारा जा रहा है। मैं पहले ही सदमे में हो क्या रहा है यार आज, सारे अभी नया नया हुए हो। तो बगल वाले से पूछा क्या हो रहा है, तो कही सुना जा रहा है, हमका क्या, कही जो कल लिखवाए तुमका इतना जल्दी। तो मैं अपने टीचर से आज तक कुछ झूठ नहीं बोल पाया, ये रहा, कुछ भी हमका सजा मिल जाओ ठीक है, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। तो सर आई तो पूछे क्या हुए, लन किए, हमका सर आपने कहा ही नहीं था सुनूंगा। कहीं बताना पड़ेगा तुम्हें, हमका सर मेरी आदत ऐसे पड़ी है, बैग ले जाओ घर फेंको, उठा लेके चले आओ, स्कूल इसलिए होता है पढ़ाने के लिए, अब घर पर भी पढ़ूंगा तो स्कूल का क्या काम। मतलब फ्रैंकली बोल देता था। तो कहे तुम्हें एक नए हो, एक शर्त पे छोड़ा जा सकता है, क्योंकि पापा भी मेरे टीचर थे, उनको पढ़ाए हुए थे, तो उसका उसकी वैल्यू मिल जाती थी। तो कहे एक शर्त पे कि दोनों एक साथ सुनाओ, तो उनका सर सुना देंगे।
अब मैं जुगाड़ सोच रहा था क्या करूं, तो जुगाड़ मिल नहीं रहा था। तो क्लास 7th में था, अब बड़े बड़े आंसर लिखवा दिए इन्होंने। तो ये जैसे पढ़ाते थे उस दिन से मैं ध्यान से सुनना शुरू किया, और जैसे पढ़ा के जाए उसको फटाफट रिवीजन कर लूंगा, उसकी कोडिंग कर लो, शुरुआत में ये है, बीच में है, लास्ट में ये है। नेक्स्ट डे आई, सुनना शुरू किया, तो जैसे बगल वाले से लड़के देखते हैं, जैसे उन्हें क्वेश्चन नंबर 1 बोला, और जो मन में आया मेरे, वो धड़ाधड़ से इंग्लिश बोलना, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है, नो प्रॉब्लम, मैं बोलता क्या कहे वाह, वेरी गुड, वही चतुर सिंह वाला हाल था। तो सारे जो भी पूछे बता दें। फिर बाहर निकाला और सबको बताया कि देखो ऐसा होना चाहिए बच्चा। फिर प्रेयर हो रही थी इवनिंग में, फिर वहां बाहर निकल के देखो ऐसा स्टूडेंट पहली बार इंग्लिश का आया है, ये एक दिन में दोनों चैप्टर सुनाया, तुम लोग ऐसे करते हो। अब वहां से जो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा ना इंग्लिश में, वहां से कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। अब जो कोई स्कूल में चेकिंग है, बुलाया गया एक बार, कोई आ गए अधिकारी और ट्रांसलेशन पूछ रहे थे, तो जो भी पूछे जल्दी से मैं बता जाऊं। और एक मैं तो वर्ब की गलतियां कर दी थी टेंस में, हाँ जी नहीं लगाया था, कहे वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैं समझ गया यार, अधिकारी भी वैसे हैं क्या, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये हमारे दिमाग में बैठ गई। तो हम कहा इस पे तो मुझे ही सुधार करना पड़ेगा। अगर इसकी वैल्यू मिल रही है तो इस पर मुझे काम तो करना चाहिए, लेकिन अगर काम कर रहा हूँ तो ऑनेस्टली कुछ काम करना चाहिए। तो मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश देखा, ये देखा, सारी चीजें खुद पढ़ता रहा, देखता रहा, पूछता रहा, जो अच्छे टीचर्स मिल जाए। तो यहाँ जब लखनऊ आया तो पता लगा टीचर्स जो सीनियर्स हैं उन्हीं से ही बनने लगी, वो खुद ही पूछने लगी। आज भी डिस्कशन होते रहते हैं नई नई चीजों की। बट इंग्लिश का ये पॉइंट हमने देखा, तो जब मोटिवेशन मिलने लगता है ना, कॉन्फिडेंस कोई बढ़ाने वाला हो, तो वो भी बच्चों के लर्निंग में हेल्प करता है। ये बात मुझे समझ में आया। बच्चा बिल्कुल कमजोर हो, एक तो ऐसे हताश से सब लोग कमेंट कर करके परेशान किए हुए हैं, तुम भी कमेंट किए जा रहे हो, तो टीचर कैसे उसको मोटिवेट करिए, यू कैन डू दिस, अरे वेल डन, वाह क्या बोला है तुमने, मजा आ गया आज तुमने जो आंसर दिया, खूब तारीफ करो। एक और, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का नाम सुना होगा। तो मैं एनडीए में जो पायलट होता है उसके एसएसबी के लिए गया था, तो वहां पर भी टीचिंग की हमने, बिगनिंग करियर की बिगनिंग हमारी वहीं से हुई थी, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी पहले मिल गई थी। तो वहां पर गया तो वो लोग, उनका फंडा क्या है, कुछ भी बुलवाओ, पहले 1 महीने तक कुछ भी बोले, बस बोलने दो, कुछ भी बोले इतनी तारीफ कर दो, और जैसे खूब तारीफ किया जाए, थोड़ा सा बोला जाए, अगले दिन जो भी स्टूडेंट रहे वो बिल्कुल टिप टॉप होके आए, रेडी होके, सज धज के आए, लगे बिल्कुल एक्टर एक्ट्रेस हो गए हैं। ऐसा खूब तारीफ करने के बाद में, जब 1 महीने पढ़ाने के बाद में, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, ऐसी गलती करोगे, बाकी लोग क्या करेंगे, यू आर द वन ऑफ द फाइनेस्ट कैंडिडेट्स ऑफ दिस क्लास, पढ़ो नहीं, समझ लो मुझसे बुरा कोई हुआ नहीं, पढ़ के आइएगा, ये करना। अब वो सोचता है यार मैं तो तेज था, मुझसे गड़बड़ कैसे हो रही है, फिर वो कैंडिडेट पढ़ना शुरू कर देता है। अब उसकी एरर बाद में दे सुधार दी जाती है, कुछ बोलने लगता है, 30% बोलने लगे, बस कहते हैं अरे मुझे तो बोलना आ गया। 100% कुछ नहीं होता, 60% यहाँ पहुंचोगे आपको लगेगा आई एम द बेस्ट, ऐसा सीन है। तो ये है इंग्लिश, इंग्लिश का ही हाल है अपने यहाँ कंट्री में। तो मैंने भी शुरुआत की थी, मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि मैंने भी शुरुआत की थी, तो गलतियां होती हैं, आप भी बोलिए, गलतियां कीजिए और फिर उसको सुधारिए कि हमसे गलती कहाँ हो रही है, तो बाय एंड बाय यू विल गेट एवरीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और खेल खेल में पढ़ो, खेल करके सीखोगे तो सब मजा आ जाएगा। तो ऐसे प्रीवियस पेपर में जुगाड़ सोच लो, जो भी वर्ड नए आए हों उनका वही जुगाड़ लिख दो, इसको ऐसे लर्न करेंगे। ठीक है, तो वन अदर, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स को, मतलब जिससे शेयर करने लायक उसे शेयर करना चाहिए, सबसे शेयर नहीं करना चाहिए, नहीं मजाक बन जाएगा। ठीक है। लेकिन क्लासमेट से जो हो तो उनसे इसको कैसे करते हैं, उसके क्वेश्चन से शेयर करो, फॉर्मल टॉक। ईच अदर कितने के लिए, 2 के लिए, वन अदर 2 से ज्यादा के लिए। इसका एक नाम और होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल या इंटेंसिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउंस भी कहे जाते हैं, इनका एक नाम और लिख दो कहीं पर, इसका एक नाम और होता है रेसिप्रोकल या इंटेंसिव प्रोनाउंस। तो 2 लोगों के लिए आएगा तो क्या लगाएंगे, ईच अदर, और 2 से ज्यादा लोगों के लिए वन अनदर। नोट कर लिया। देखिए, दीज टू फ्रेंड्स हेल्प these two friends help
दीज टू फ्रेंड्स हेल्प, और बताओ ईच अदर या वन अदर, क्या लिखोगी? वेरी गुड, लिख दीजिए ईच अदर। दीज टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, दो ही लोग हैं तो ईच अदर होगा, दो से ज्यादा लोग होंगे तो वन अदर। फिर लिखे द फोर ब्रदर्स क्वारल्ड, की स्पेलिंग ऐसे लिखोगी, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है स्पेलिंग में, डबल आर होता है लेकिन सिंगल एल होता है। द क्वारल्ड विद, आगे लिख दोगे वन अनदर, चार भाई हैं तो क्या होगा? वन अनदर हो जाएगा। द फोर ब्रदर्स क्वारल्ड विद वन अनदर, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर वन अदर ईच अदर में डिफरेंस समझ में आया? कहाँ लगेगा? आप हेडिंग डाल दीजिए बेस्ड ऑन रिलेटिव प्रोनाउंस, हेडिंग डाल दीजिए बेस्ड ऑन रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस पर आधारित, एक लिखिए हु, whom, whose and which। अच्छा लगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, कभी करेक्शन करने के लिए आता है। तो हु हुम हुज में आता है, हु आता है पर्सन के लिए, जब एज अ सब्जेक्ट काम करते हैं, जिसकी बात किया जाए वही काम को कर रहा हो, जिसकी बात किया जाए वही वर्ब को कर रहा हो, यही व्यक्ति है जो कल, यही व्यक्ति है जो इंग्लिश में अच्छा है, ऐसा कहते हो। तो जिसकी बात किया जाए वही, उसी के लिए वर्ब, अगर प्रोनाउन लगाना है रिलेटिव प्रोनाउन तो हु आएगा। आप जानते हो हु के बगल में क्या लगा है? बस केवल इसमें एम लगा है बस। हु का ऑब्जेक्टिव केस कह सकते हो हुम होता है, तो ये भी पर्सन के लिए आएगा, किसके लिए? पर्सन के लिए, एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब हर तीसरा व्यक्ति, हर तीसरा व्यक्ति। और हुज आएगा भाई फॉर पोजीशन, अधिकार या संबंध के लिए आएगा। अधिकार पोजीशन मीन्स होता है अधिकार, और बिलोंगिंग मीन्स होता है संबंध, किसका? ये जिसका आता है, इसका मतलब पर्सन, प्लेस या एनिमल या थिंग, किसी का भी अधिकार या संबंध बताना हो तो आ सकता है। और हु और हुम केवल किसके लिए आएंगे? व्यक्ति के लिए आएंगे, पर्सन के लिए आएंगे, और किसी के लिए नहीं आ सकते। जबकि हुज किसके लिए आएगा? अधिकार या संबंध बताने के लिए आएगा। विच होता है जिसका, विच क्या होता है? जिसका होता है, लेकिन ये थिंग्स के लिए आता है, जिन्हें कनेक्ट करने के लिए। हाँ, फॉर थिंग्स, इंसेक्ट्स एंड ऑल लोअर एनिमल्स। हाँ, फॉर ये पोजीशन, POSSEION पोजीशन, और बिलोंगिंगनेस अधिकार या संबंध किसी का भी हो। तो मुख्य रूप से चार रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, हु, हुम, हुज एंड विच। अब कहा गया दिस इज द गर्ल, यही वो गर्ल है जो अपनी मम्मी की हेल्प करती है किचन में, तो दिस इज द गर्ल हु हेल्प्स हर मदर इन हर किचन। तो जिसकी बात की जाए वही हेल्प करती है, तो हुम। जिसके बारे में कल मुझे आपने बताया था वो एक साइंटिस्ट था, तो उसको रिलेट करना है तो हुम से रिलेट करोगे। वो आज जिसके फादर एक टीचर हैं,
यहाँ पर बैठा है, तो ऐसे हुज बताना है। ये आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, पूरे सेंटेंस का भाव देख करके फिल करोगे तो हो जाएगा। जिसकी बात किया जाए वही काम कर रहा हो, तो हु, जो, हुम, तीसरा व्यक्ति हर थर्ड वाले के लिए आएगा। ये फर्स्ट पर्सन यानी सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिए आता है, जिसकी बात की जाए वही काम को कर रहा हूँ। होम तीसरे बात को रिलेट करने के लिए आता है। हुज अधिकार संबंध के लिए आता है। और विच कीड़े मकोड़ों या चीजों को या छोटे जानवरों को कनेक्ट करने के लिए आता है। इतनी बात है समझ में? अब एग्जांपल लेंगे तो और समझ में आएगा। एक सेंटेंस देख के लिख रहा हूं। हम लिखा आई सा ए मैन whom was limping। लिंपिंग मतलब होता है दोस्तों लंगड़ाना। अब आपको यहां पर मान लो फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। हु फिल किया जाए, हुम फिल किया जाए, हुज, यही चारों ऑप्शंस में है। हु, हुम, हुज, हुज। तो कौन सा आएगा? मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो लंगड़ा रहा था। मैं नाउन हो गया। अब जिसकी बात की जाए वही लंगड़ा भी रहा था, तो यहाँ पर हुम नहीं क्या आएगा? रिलेटिव नाउन हो गया। यहाँ पर आएगा क्या? हो आएगा। मैन के लिए आया है, मैन सिंगुलर इसलिए हम आ जाया है। ये तीन बातें चेक की जाती है। सब्जेक्ट वर्ब में भी बताया था इसको रिलेट करना। हाई बात समझ में? जिसकी बात की जाए वही काम को कर रहा है। अब लिखा है दिस इज माई टीचर या दिस इज माई फ्रेंड who everyone admires। admires means प्रशंसा करते हैं। ये मेरा फ्रेंड है जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं। तो क्या जाएगा? दिस इज माई फ्रेंड। हु होगा? हुम होगा। हाँ, जिसकी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ थर्ड पर्सन फ्रेंड के बारे में, तो क्या हो जाएगा? हु होगा, हुम होगा। वेरी गुड, बस ऐसे पहचानना है। तो बाकी आप समझ गए ना, केवल वर्ड को देख के नहीं किया जा सकता। हु, हुम, हुज, विच रिलेटिव नाउन, पूरा सेंटेंस का भाव पढ़ने के बाद में आप डिसाइड करोगे कौन सा लगेगा। The dog who you bought yesterday looks pretty। looks pretty। The dog who you bought yesterday looks pretty। बताओ क्या किया जाए? सही है। हु तो पर्सन के लिए आता है, डॉग के लिए लगा दिया। हाँ, वह हुज होगा। डॉग जो कल आपने खरीदा था वो सुंदर दिखता है। डॉग जो आपने खरीदा था, क्या खरीदा था? डॉग। तो डॉग को रिलेट करने के लिए क्या आएगा? अच्छा, अगर ऐसे लिखा होता द डॉग whose color was brown died yesterday। आप बताइए क्या लगाएं? हुज आएगा कि हुच आएगा यहाँ पर? हम्म। और यहाँ पर डॉग के लिए हु आता है। हु किसके लिए आता है रिलेटिव नाउन? डॉग पर्सन है क्या? तब क्या लगाएं? द डॉग। और हु जाता है जिसका बताने के लिए, संबंध अधिकार। इसमें अधिकार संबंध कहाँ हो रहा है? डॉग जिसको आपने खरीदा था, डॉग को रिलेट किया जा रहा है ना। डॉग की पूंछ, पैर, ऐसा कुछ होता था, हो जाता है। जैसे द डॉग हुज कलर वाज ब्राउन, जिसका कलर ब्राउन था। तो यहाँ पर हुज होगा बिल्कुल सही, विच होगा गलत। उसी डॉग के लिए वहां पर विच लगाया गया, उसी के लिए भूज लगाया गया। जिसका कलर, हमने कहा द हॉर्स हुज लेग वाज इंजर्ड वाज हॉस्पिटलाइज्ड। और जिसकी लेग इंजर्ड हो गई थी उसको हॉस्पिटलाइज करा गया। तो हॉर्स के लिए जब जिसकी लेग की बात किया जाएगा तो हुज, और जिसकी मतलब द डॉग विच यू बॉट यस्टरडे, जिस डॉग को खरीदा तो विच लगाया। और डॉग जिसकी टांगे टूट गई थी तो हुज लगाओगे। द डॉग विच यू बॉट यस्टरडे लुक्स प्रिटी। डॉग जो कि कल आपने खरीदा तो सुंदर दिखता है तो विच लगाया। और डॉग जिसका कलर
ब्लैक था, मर गया। द डॉग हुज कलर वाज ब्लैक डाइड यस्टरडे, डॉग जिसका कलर ब्लैक था मर गया। तो हुज कलर लगाएंगे जब अधिकार या संबंध बताना होगा। आज समझ में नहीं, बताओ बस। हु का यूज जिसकी बात करें उसी के लिए रिलेट किया जाए, हुम थर्ड पर्सन को, हुज अधिकार या संबंध, विच चीजों को। आज समझ में। तो हु, हुम, हुज एंड विच। बने जल्दी से, एग्जाम्पल हो गया। अब एक जबरदस्त कंडीशन है, आज इस पर ढूंढ करके आप लोग एग्जाम्पल कुछ बना के मुझे दिखा सकते हैं, चेक करा सकते हैं, ठीक है ना, आप बेटरमेंट के लिए और बढ़िया हो जाएगा। जो भी बताया है रिलेटिव प्रोनाउन, इस पर कुछ एग्जाम्पल्स बना लीजिएगा, या चाहे तो जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछेंगे उनको अलग निकाल के लिख ही डालो, नोट कर डालो। अब दोस्तों एक शर्त है कि जहां पर हु, हुम, हुज एंड विच लगाते हैं उन सबके स्थान पर दैट हो जाता है। अगर कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स या केसेस आ जाए तो, इंग्लिश में ही तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ये समस्या है। ऐसा तो होता है, लेकिन अगर ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, ये समस्या है, ये भी पढ़ना पड़ता है, इसको बोलते हैं कंडीशन। तो लिखिए द रिलेटिव नाउन दैट, एक नोट में लिखिए द रिलेटिव नाउन दैट इज यूज्ड, द रिलेटिव नाउन दैट, the relative pronoun that is used, the relative pronoun that is used in place of, in place of the relative pronoun that is used in place of who, whom, whose and which, बीच में कॉमा लगाते जाइएगा। who, whom, अरे ऊपर जो चारों पढ़े थे हम लोग, who, whom, whose, 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 and which in the following cases, in the following, FOLLOWING, following cases, निम्नलिखित केसेस में हु, हुम, हुज एंड विच के स्थान पर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। वो केसेस कौन से हैं स्टूडेंट्स, बताते हैं आपको। नंबर 1 लिखिए, आफ्टर एडजेक्टिव्स, ये बड़ा चैप्टर था थोड़ा, इसलिए सोचा इसको कंप्लीट कर लिया जाए। आफ्टर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री, इन द सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे बुरा बताया जाए, 2-3 वर्ड लिख देते हैं, जैसे मोस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, ईएसटी या एसटी पेंड होंगे, और 2 से ज्यादा में सबसे अच्छा, सबसे बुरा बताने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगा फ्रेंड्स सेंटेंस में, तो आपको ये नहीं देखना है पर्सन है कि प्लेस है कि थिंग, एनिमल, सबके साथ में दैट लगा दो एक तरफा। अच्छा, दूसरा कंडीशन लिखते हैं आफ्टर सम वर्ड्स लाइक, 4-5 वर्ड याद कर लीजिए, आफ्टर सम वर्ड्स लाइक ऑल द सेम, नन, ओनली, लिटिल फ्यू, खास कर ये ऑल और द सेम, ये वही है, नन और ओनली, ये 4 वर्ड ज्यादा पूछे जाते हैं। ये दिखाई पड़ जाएंगे तब भी आपको पर्सन, एनिमल, थिंग चाहे जो हो, सबके साथ में दैट लगाना है। और अगला है दोस्तों, आफ्टर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, आफ्टर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस who, which and what, अरे WH वर्ड कितने हैं, व्हाट है, विच है, व्हेन है, वेयर है, कोई भी WH वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड से जब क्वेश्चन किया जाएगा तो उसके बगल वाला वर्ड जो आएगा, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, दैट आएगा।
सो बिल्कुल इजी वे में हमने सोचा पूरा प्रोनाउन बता लेते हैं, हायर लेवल हो या लोअर लेवल हो सब कर लो, कोई नहीं तो कम से कम घर में बच्चों को पढ़ा दोगे, उनके काम आ जाएगा। पहला इजी सेंटेंस लिखिए आप लोग। ये नोट किया। अब लिखिए आई डिड ऑल, ये नोट हो गया सबका? ठीक है, आई डिड ऑल विच आई कुड फॉर माई फ्रेंड, आई डिड ऑल विच आई कुड फॉर माई फ्रेंड, आई डिड ऑल विच आई कुड फॉर माई फ्रेंड। वेरी गुड। आई डिड ऑल वर्ड आ गया तो अब बताया ऑल द सेम ओनली लिटिल ऐसा कुछ वर्ड आ जाएगा तो वही रिलेटिव नाउन क्या आएगा? दैट ही आएगा, दैट लगा दो। क्यों लग रहा है? बंद कर लो फिर। कभी ऑन करो कभी ऑफ करो, चलो बस हम लोग चलने वाले हैं, डोंट वरी। जहां पर देखो दूसरा वाले नोट में लिखा है ऑल द सेम नन ओनली लिटिल फ्यू, ऐसा आया है? और उसमें जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हाँ, तो एक कीवर्ड्स आने पर ऑल द सेम नन ओनली ये चार वर्ड तो कम से कम याद ही कर लो। जैसे हमने कहा देयर इज नन हु कैन सपोर्ट यू इन योर एग्जाम, इन योर एग्जाम। बताओ इसमें क्या गलती हो सकती है? ना ना, यहाँ पर कोई नहीं जो आपका एग्जाम, कोई नहीं है जो आपको एग्जाम में सपोर्ट कर सके, तो हु नहीं क्या हो जाएगा? दैट है। फिर कह दिया हमने। अच्छा इसमें बताओ हु एम आई हु कैन इज कॉल्ड यू, मैं कौन हूं जो आपको डांटू या डांट सकता हूं? तो क्या बताए क्वेश्चन वर्ड जब आ जाएंगे शुरू में डब्ल्यू छोड़ दो तो उसमें रिलेटिव नाउन क्या आएगा? दैट। तो यहां पर आरपी यानी रिलेटिव नाउन आएगा दैट। फिर हमने लिखा इट वाज द सुपरलेटिव डिग्री लेते हैं, इट वाज द बेस्ट मूवी विच आई हैव एवर वॉच्ड। बेस्ट आ गया सुपरलेटिव डिग्री डियर, इसलिए यहां पर क्या कर दोगे, इसके प्लेस पर दैट कर दोगे। आई होप इससे अब ज्यादा होगा तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। ये आपको प्रोनाउन टॉपिक हो गया कंप्लीट। इस पर और भी एग्जाम्पल सब पर बनाइए बैठ करके और मुझे दिखाइए। क्वेश्चन देखो दूसरा बताया था आफ्टर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हु विच दैट लिखा है ना, तीसरा वाला कॉन्सेप्ट कंडीशन में। हाँ हु एम आई, आगे क्वेश्चन मार्क लगा है ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ ना, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा दैट आएगा, वहां पर्सन एनिमल थिंग नहीं देखना है। देखो सिंपली आपको बताया कि पर्सन एनिमल थिंग के लिए क्या क्या आता है, हु हुम हुज और विच में डिफरेंस बताया। फिर बताया दोस्तों कि अगर सेंटेंस में कंडीशंस कुछ आ जाएंगी, जैसे सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, ऑल द सेम नन ओनली आ जाए, या डब्ल्यू एच वर्ड से क्वेश्चन किया जाए, तो हमेशा रिलेटिव नाउन दैट आएगा, वहां पर नहीं देखना है किसकी बात हो रही है। कुछ बातें आई समझ में? कितनी क्लास की इंग्लिश की? पहली क्लास तो नहीं है आपकी? पहली है, पहले दिन एक टॉपिक उड़ा दिया आपने, और भी डिफिकल्ट वाले। मान लो कहीं इंग्लिश पढ़ाने जाओगे, टीचर इंग्लिश का बनोगे तो प्रोनाउन ही कहेंगे पढ़ाओ। जो ग्रामर के टीचर्स है ना, कहीं अगर ग्रामर के टीचर बनने जा रहे हो, इंग्लिश के टीचर बनने जा रहे हो, ग्रामर चेक करना होगा तो कहेंगे प्रोनाउन पढ़ाओ, क्योंकि अभी तक ग्रामर की कोई ऐसी बुक नहीं है जिसमें प्रोनाउन डिटेल में बेहतर ढंग से लिखा हो। किसी में टाइप लिख के छोड़ दिए हैं,
किसी में कुछ बताया गया है और पूछा जाता है क्वेश्चन कहीं और से। कुछ समझ में आया? 2-3 टॉपिक्स हुई हैं, उसको पूरा कर लीजिएगा। यही टेट देने जा रहे हो, उसकी बात आप भी देने जा रहे हो ना जुलाई में। चलिए वर्क कीजिए, जो भी टॉपिक्स हैं किसी का नोट्स का चाहे तो पिक ले सकते हैं, पूरा कर लीजिएगा, ऑनलाइन देख लीजिए, ऐप पर होगा। कोई अगर डाउट होती है तो एक्स्ट्रा भी पूछ लीजिएगा। आपका भी सर ऐसे है, पहली क्लास थी इंग्लिश की लिए हैं, बीच में एब्सेंट थे लगता है कुछ। चलिए जो कुछ आप लोगों का सभी का जिसका छूटा है उसको पूरा करते रहिए और प्रीवियस ईयर पेपर लगाते रहो। अब यहाँ पर इतना टाइम नहीं कि सर सब कुछ बता देंगे, तो अपना भी मेहनत करना होगा और पूछना होगा, हम भी बताएं तो आप अच्छा स्कोर करोगे। 25 मिनिमम, सब हर एक पार्ट में 25 का टारगेट बनाओ, हर चीज में 30 में से 25, 30 में से 25 आना ही चाहिए। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। प्रोनाउन कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट डे आपको कंजंक्शन है कोई टॉपिक स्टार्ट कर देंगे जो कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो थैंक यू, कीप लर्निंग।